सुशांत सिंह राजपूत के केस में कुछ ऐसा है जो जासूस का चश्मा अलग तरह से देखता है? मैं तो फैक्ट बोलूंगा। बिल्कुल सही बात। मेरी मजबूरी है कि मैं फैक्ट पे बात करूंगा। मुझे लगता है अब तक का सबसे कंट्रोवर्शियल केस सुशांत सिंह राजपूत का केस। इस केस का सच क्या है? नेपोटिज्म इसमें था। तो सुशांत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था। रिया की इन्वॉल्वमेंट 8-10 करोड़ रुपए हवाला से। आपकी लड़खड़ाती जुबान बताएगी कि आप कुछ गड़बड़ है। अखबार में कल चलेगा, टीवी पे कंटिन्यू चलेगा। एफआईआर अभी हुई नहीं, वो करने वाले हैं। उन सबकी कोई कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए इसको मारने के लिए। स्टिंग ऑपरेशंस किए, सीसीटीवी फुटेजेस देखी। मतलब आपने पर्सनली इन्वेस्टिगेशन की। जब सुबह के टाइम डेथ हुई थी तो सीसीटीवी में लोग उसकी जो फैन फ्लोइंग थी वो बहुत अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। सीबीआई उन स्टेटमेंट पे काम करती जो लोगों ने दी है। तो इन्वेस्टिगेशन 2-3 दिन डिस्टर्ब हो गई। केस कहीं से कहीं डाइवर्ट हो गया। क्या करीना सैफ के केस में कुछ ऐसा है जो जासूस के एंगल से कुछ अलग बताता है? कहीं का अफेयर तो नहीं है, प्यार था या ट्रैप था? सैफ और करीना, देयर इज समथिंग फिशी। आपको पिन कहाँ लगानी है? बच्चे जहाँ पे कमजोर पॉइंट है, हिडन कैमरा वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। तीसरा कोई जानता ही नहीं है इस दुनिया के अंदर। इसको अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था। सैफ के घर से पहले उसने शाहरुख खान के घर पे। ऐसा कैसे संभव है? तो ये बात उसको इंटरनल पता थी, तो उसने देखते ही हमला किया। जब झगड़ा हो रहा है, चक्कू लग रहा है, तो ये खतरनाक है। तो आप उसको कमरे में बंद करने के बाद पुलिस को फोन करो कि इस दुनिया में ऐसा एक प्रोफेशन मुझे बताइएगा, एक प्रोफेशन जिसके अंदर ब्लैक शिप नहीं होती। नमस्कार दर्शकों, दार्चना शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिस पर बहुत कम बात होती है। हमारे साथ एक जासूस हैं। जासूस के नाम से हमारे सबके दिमाग में एक नाम आता है करमचंद। हम सब उन्हीं को देखकर बड़े हुए हैं और एक अजीब सी इमेज मन में बनी हुई है। तो मैंने सोचा आज क्यों ना जासूस से ही बात की जाए। किस तरह की जासूसी होती, क्या लोग जासूसी करवाते हैं, क्या अपने हस्बैंड या वाइफ की जासूसी करवाते हैं, क्या शादी के पहले जासूसी करवाते हैं, क्या करीना सैफ के केस में कुछ ऐसा है जो जासूस के एंगल से कुछ अलग बताता है, क्या सुशांत सिंह राजपूत के केस में कुछ ऐसा है जो जासूस का चश्मा अलग तरह से देखता है। इन सब सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज इस पॉडकास्ट में। हमारे साथ हैं संजीव देसवाल जी, जिन्हें 35 साल का अनुभव है, डिटेक्टिव हैं 35 साल से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। संजीव जी प्रेसिडेंट रहे हैं सर्टिफाइड प्राइवेट डिटेक्टिव्स एसोसिएशन के, साथ ही साथ डेजिग्नेटेड डायरेक्टर हैं वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव्स के। सर आपका इतना लंबा अनुभव रहा है, लेकिन आपके साथ बैठने के बाद मेरे मन में पहला सवाल आया, जासूस बनते कैसे हैं, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, किस तरह से बनते हैं, क्या होता है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जो जासूस बनाता है जहाँ ट्रेनिंग मिलती हो। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि जब हम जासूस की बात करते हैं तो जासूस बॉर्न होते हैं। क्योंकि अगर आप देखें डायमंड जैसे कहते हैं हर जगह नहीं पैदा होता, डायमंड बड़ी नीचे खान में पैदा होता है, लेकिन जब डायमंड आता है तो डायमंड की कोई कॉस्ट नहीं होती, रॉ डायमंड की कोई कॉस्ट नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे हम उसको तराशते जाते हैं तो उसकी कीमत बढ़ती जाती है। पत्थर को तराश के हीरा बनाया जाता तो है। ऐसी जब डिटेक्टिव्स की बात करते हैं तो हमारे पास कई लोग आते हैं कि मुझे डिटेक्टिव बनना है, तो हम उनके अंदर देखते हैं कि पेशेंस कितना है, एनालिसिस करने की स्किल्स कितनी है, एनालिटिकल स्किल्स हैं कि नहीं है उनके अंदर, क्या वो डिजिटल प्लेटफॉर्म को आज की तारीख में समझते हैं, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग गैदर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर उनके अंदर हैं और उसको और ज़्यादा पॉलिश किया जाए तो बेहतर प्राइवेट डिटेक्टिव मिलेगा। और अगर उनके अंदर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो फिर हम कहेंगे कि आपके लिए प्रोफेशन नहीं है। तो आपके पास कोई आता है तो आप ये सब चीज़ें एनालाइज करते हैं, उसके बाद ही? हम तो कई बार क्या होता है कि प्राइवेट डिटेक्टिव अगर कोई बनने आता है हम उसको एक बहुत सिंपल सा टास्क देते हैं। और मैं ये टास्क इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दर्शक भी सुन रहे होंगे, उनको ये टास्क करना चाहिए। मान लीजिए कि हमने किसी डिटेक्टिव को भेजा किसी एड्रेस के ऊपर कि जाके यहाँ देखो कि यहाँ पे अर्चना गुप्ता रहती हैं कि नहीं रहती हैं। अब वहाँ डिटेक्टिव जाता है, अर्चना गुप्ता को हमने वहाँ पे खड़ा कर रखा है जानबूझ के। अब वो जाता है, अपना स्टाइल दिखाता है कि मुझे कैसे पता करना है, क्योंकि हम उसको नहीं बोलेंगे कि आपने क्या क्या करना है, आप अपनी स्किल्स दिखाइए कि अर्चना गुप्ता वहाँ रहती हैं, बस इतना पता करना है। छोटा सा एक टास्क है आपके पास। अब कोई डिटेक्टिव जाएगा, हर तरीके के डिटेक्टिव्स हैं। एक डिटेक्टिव जाएगा सीधा पूछेगा क्या अर्चना गुप्ता यहाँ पे रहती हैं, तो सामने अर्चना गुप्ता ही आके खड़ी कि मैं अर्चना गुप्ता हूँ। अब आदमी यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा, हैरान हो जाएगा, भाई क्यों आए हो, किस लिए आए हो, तो वहाँ पे वो घबरा जाएगा। अब दूसरा डिटेक्टिव क्या करेगा कि जी यहाँ अर्चना रहती हैं, हाँ मैं हूँ अर्चना, किससे मिलना है आपको, नहीं अर्चना मेहरा से मेरे को मिलना था, नहीं अर्चना मेहरा तो यहाँ कोई नहीं, मैं तो अर्चना गुप्ता हूँ। अब यहाँ पे कंफर्मेशन हो गई कि अर्चना गुप्ता तो यहाँ है, अर्चना मेहरा कह के उसने निकलने का अपना एक रास्ता तैयार किया। ये जो उसकी स्किल थी, ये उसकी इंटरनल अंदर से कहीं से स्किल निकल के आई थी। तो जब वो अंदर से निकली हुई स्किल हमें पता चलती है कि हाँ ये स्मार्ट है, तो उसको तराशा जा सकता है।
उसको एक अच्छा प्राइवेट डिटेक्टिव बनाया बनाया जा जा सकता है। सकता है। एग्जैक्टली तो ये छोटे छोटे टास्क होते हैं, ऐसे हजारों टास्क होते हैं जिन टास्क को जब हम पूरा करवाते हैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव से, जो प्राइवेट डिटेक्टिव बनना चाहता बनना है, चाहते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि ये डायमंड है, इसको तराशा जा सकता है। और कौन सा पत्थर है, इसको तराशने से भी नहीं कुछ जा नहीं होगा, सकता। तराशा ही नहीं जा सकता बिल्कुल इसको। बिल्कुल। अच्छा संजीव जी, आजकल किस तरह के सबसे ज़्यादा केसों में लोग जासूसी करवा रहे हैं? क्या शादी से जुड़े मामलों में, शादी से पहले क्या जासूसी होती है? लोग पता करते हैं कि लड़का कैसा है, लड़की कैसा है, और क्या 35 साल जब आपने शुरू किया था तब से अब तक ये केसेस बढ़े हैं? आपके पास कोई एग्जाम्पल भी हो तो? देखिए, जब हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में इंडिविजुअल हों, आपके कॉर्पोरेट सेक्टर से हों, पॉलिटिक्स हों, बिजनेसमैन हों, कोई भी आपका क्लाइंट हो सकता है, क्योंकि इन सब क्लाइंटों को पुलिस से सीधी इन्फॉर्मेशन निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि कोई भी केस क्राइम का केस नहीं है, आपको शक है। अब शक को आप दूर कैसे करेंगे? तो शक को दूर करने के लिए पुलिस तो नहीं है कम से कम, तब डिटेक्टिव आता है। तब डिटेक्टिव आता है, डिटेक्टिव की एंट्री होती है। और मुझे हैरानगी है कि इन्वेस्टिगेशन में लोग ये समझ नहीं पाते कि प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है अपने अनुभव से? मैं अपने 35 साल के अनुभव से ये कह सकता हूँ कि प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी प्राइवेट डिटेक्टिव ने कोई ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन दे दी और वहाँ पे रिश्ता हो गया, तो फ्यूचर में बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी। और वो जो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आती हैं, उस प्रॉब्लम को अगर आप वाइड एंगल में देखेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी गलत इंसान का किसी गलत लेडी से या किसी भी वजह से रिश्ता हो गया, अब होगा क्या? घर में बात नहीं बनेगी, टेंशन में रहेगा, तो वो इंसान बाहर जाके अपना अच्छा नहीं दे पाएगा। जब वो अच्छा नहीं देगा तो सोसाइटी पे इम्पैक्ट आएगा, सोसाइटी पे इम्पैक्ट आएगा तो कहीं क्राइम रेट बढ़ेगा। ये सारा का सारा एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है। तो इसलिए प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ऐसा लगता है कि बेस्ट प्राइवेट डिटेक्टिव्स को हायर करना चाहिए प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि ये प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं की जाएगी तो पोस्ट मैट्रिमोनियल, शादी के बाद की समस्याओं में तब्दील हो जाएगी, और तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होंगे, बहुत ज़्यादा टाइम होगा, बहुत ज़्यादा हरासमेंट होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवर इन्वेस्टिगेशन टास्क। अच्छा, कोई ऐसे केस जो आपके पास आए हों, बड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगा हो, प्री मैट्रिमोनियल का आया आपके पास? देखिए, एक ऐसा पोस्ट मैट्रिमोनियल केस है जिसमें कि शादी हो चुकी है, और जो हमारी क्लाइंट थी लेडी, वो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, और उनको 3 साल हो गए थे शादी किए हुए, उनका एक बच्चा भी था। मैं प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन इसलिए बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट होता है कि इस केस में आपको समझ में आएगा कि अगर कि प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन करवाई कराई गई गई होती तो ये स्थिति तो नहीं होती। इतनी ज़्यादा हरासमेंट, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो लेडी का ये कहना था कि देशवाल जी, मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, हमारी लव मैरिज थी, और हम लोग कहीं बार में मिले थे, मुझे उनसे प्यार हो गया, हम लोग इमोशंस हो गए, फिर मैंने अपने मदर फादर से काफ़ी झगड़ा वगैरह किया, क्योंकि वो रिच फैमिली से नहीं बिलोंग करते थे, मैं काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। आखिरकार हमारी शादी हो गई। मदर फादर ने साथ नहीं दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी शादी हमारी हो गई। 3 साल बहुत अच्छे गुजर रहे थे। इन्होंने अपने बिजनेस में मेरे से काफ़ी पैसा लगवाया, मेरे अपने अकाउंट में काफ़ी पैसा था। आई थिंक उनका कहना था कि 4-5 करोड़ उन्होंने उनके बिजनेस में लगा दिए हैं। हाँ। लेकिन शादी के बाद उन्होंने बिजनेस को धीरे धीरे दुबई में सेटल करना शुरू कर दिया। अच्छा, हस्बैंड ने दुबई में एडजस्ट करना शुरू कर दिया बिजनेस को, कि दुबई में ज़्यादा कहते हैं चांसेस हैं, ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, तो हम लोग दुबई बिजनेस करेंगे, सऊदी अरब में करेंगे, हमें दिल्ली और इंडिया में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। और धीरे धीरे वो दुबई में ज़्यादा टाइम निकालने लगे। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अब उनका जो टाइम था वो 15 दिन की जगह महीने, 2-2 महीने दुबई में रहने लगे। और जब वो मेरे पास आते थे तो हार्डली 10 दिन 15 दिन रुकते थे, और 10-15 दिन रुकने के बावजूद भी वो मेरे पास नहीं होते थे। वो एक क्वालिटी टाइम जो मुझे देना चाहिए था, वो मुझे क्वालिटी टाइम नहीं देते थे। ये सारा शक उनको होने तो लगा, अब उनको लगा कि ऐसा क्या है, तो वो आपके पास आई। तो वो मेरे पास आई कि तो मैं एक्चुअली होता क्या है ना, कुछ सिग्नल्स मिलते हैं हमें। तो मैंने कहा, आपको क्यों लग रहा है कि आपको शक है? अच्छा, मैं पहले के बीच में पूछूंगी आपसे, डिस्टर्ब करूंगी आपको, कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप उससे क्या क्या सवाल, आप भी तो उससे इन्वेस्टिगेशन करते होंगे, क्योंकि आपको जानकारी चाहिए, उसी आधार पर फिर आगे आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो आप क्या क्या सवाल पूछते हैं, कैसे उस सिचुएशन को जानते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये फेयर है, इसमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है? और क्या ऐसा भी होता है कि कुछ केस ऐसे होते हैं कि आपको लगता है इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, आप समझा देते हैं नहीं नहीं ऐसी ज़रूरत नहीं है? देखिए, ज़्यादातर इन्वेस्टिगेशन में जब भी कोई क्लाइंट हमारे पास आता है तो उसके शक पुख्ता ही निकलते हैं। 90% शक पुख्ता ही निकलते हैं। मेरा ऐसा मानना है और मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि लेडी की जो सिक्स सेंस है
वो बहुत शानदार strong होती है, होती है। बहुत स्ट्रांग होती है। लेडी को जब शक होता है तो फिर उस शक को इमीडिएटली चेक नहीं करती है प्राइवेट डिटेक्टिव के पास, वो खुद अपने आप चेक करती है, खुद देखती है कि हस्बैंड के साथ क्या हो रहा है, क्या मूवमेंट्स कर रहे हैं, कहाँ। जब उसको शक पुख्ता हो जाता है, जैसे इन लेडी को हुआ जो इन आपके लेडी पास को, आई अब थी। एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है ना यहाँ पे। तो एविडेंस के लिए वो कैसे जाएं? अब एक छोटा बच्चा है, उसको लेके कहाँ जाएं, कैसे मूव करें, बच्चे को किसके पास छोड़ें, हस्बैंड के पीछे कैसे लगें, कैसे। तो ये सारी चीज़ें एक बेस्ट प्राइवेट डिटेक्टिव कर सकता है। हाँ। तो उन्होंने बोला कि देशवाल जी मुझे नहीं पता, मुझे पूरा शक है, वो अपना फ़ोन पर हर वक्त लगे रहते हैं, 15 दिन मेरे पास रह के, वो इंटीमेसी अब नज़र नहीं आ रही, वो नज़दीकियाँ अब नज़र नहीं आ रही जो 3 साल पहले थी, जो हमारा प्यार हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं इन्होंने मेरे से पैसे के लिए तो शादी नहीं की है और कहीं इनका अफेयर तो नहीं है। मैं ठीक है, हम इसको इन्वेस्टिगेशन को लेना चाहिए, ऑब्जर्वेशन में डालना चाहिए। हमने उनके हस्बैंड को ऑब्जर्वेशन में रखा, कंटिन्यू चेक किया, कुछ डिजिटल कहते हैं इंफॉर्मेशंस निकाली, तो पता चला कि कहीं ना कुछ फिशी है। अब उसको एविडेंस में क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। हम कभी भी अपनी इन्फॉर्मेशन, कभी भी अपनी रिपोर्ट ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह अपने क्लाइंट को नहीं देते हैं। एक टास्क ले लिया है, वो 3 महीने में, 6 महीने में, 2 महीने में, जितने भी टाइम में होगा, उस टास्क की रिपोर्ट जब फाइनल आ जाएगी तभी दी जाती है। क्योंकि अगर हम बीच में कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं तो हमारे क्लाइंट का जो स्टाइल है वो बदल जाता है बात करने का। अब क्लाइंट अगर अपने सब्जेक्ट से बात करते हुए शक की बात कि आप तुम वहाँ थे, मुझे किसी ने बताया, तो आपका काम खराब तो हो जाता वहाँ है। पे तो फिर एक्सपोजर हो गया। और हाँ। इन्वेस्टिगेशन में एक्सपोजर सबसे खतरनाक चीज़ है। खतरनाक चीज़ अगर आप है। एक्सपोज हो गए तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, और फिर तो पकड़े सब- जाने के चांस बढ़ जाएंगे। तो हमने जब उसको मेल को ऑब्जर्वेशन में रखा तो दुबई चले गई एक टीम हमारी। दुबई हमने काफ़ी दिन उनको ऑब्जर्वेशन में रखा तो पता चला वो होटल में ठहरते ही नहीं है, वो तो एक अपार्टमेंट लिया हुआ है, अपार्टमेंट में रुकते हैं। अपार्टमेंट में सोसाइटी में हम लोगों ने, फिर हमने सोसाइटी में एक अपार्टमेंट लिया किराए पे, बहुत कॉस्टली था, लेकिन क्लाइंट ठीक था, हमारा रिच था, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं आ रही थी पैसे की, फाइनेंस की। तो जब हमने वहाँ पे रहना शुरू किया हमारी लेडी इन्वेस्टिगेटर ने, तो पता चला कि वहाँ तो उसकी एक पूरी फैमिली है, उसके 7 साल का लड़का है, 3 साल पहले यहाँ शादी की यहाँ और हुई बेटा है, 7 वहाँ साल का। 7 साल का लड़का है। अब हमारे लिए यहाँ चौंकाने वाली बात भी थी और तकलीफ वाली बात भी थी कि मैं ये हम क्लाइंट को समझाएंगे कैसे, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम थी यहाँ पे। क्योंकि अगर 7 साल पहले उसकी शादी हुई थी तो ये शादी नल एंड वाइड हो गई, हाँ, और बिल्कुल। यहाँ बच्चा भी है। बच्चा भी है। तो यहाँ बहुत काउंसलिंग की भी जरूरत थी, यहाँ पे समझना ये भी जरूरी था कि क्या इस केस को लीगल वे में कहते हैं टैकल करना चाहिए या इसको ह्यूमन बीइंग नेचर में देखना चाहिए, किस तरीके से इसको। तो हमने वहाँ पे फिर एविडेंस इकट्ठी करनी शुरू की। उस लेडी से, हमारी लेडी इन्वेस्टिगेटर की एक अच्छी दोस्ती हुई, उसके साथ उठना बैठना शुरू हुआ, वहाँ से उसका फैमिली अच्छा, जो बैकग्राउंड वहाँ पे उसकी वाइफ से दोस्ती कर लिया आपने? बिल्कुल, उससे दोस्ती करके, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो वहीं से, ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आदमी को, किसी को भी इन्वेस्टिगेटर सब्जेक्ट से ही मिलेगी, बाहर के लोगों को क्या पता। क्या पता है। तो उस लेडी से पता चला कि वो इंडिया में कहाँ से हैं, कब शादी हुई थी, कहाँ शादी हुई थी, कहाँ दोनों मिले थे। तो दोनों अपना कॉलेज में पढ़ते थे, दोनों एक ही फैमिली कहते मतलब मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करते थे। शादी हो गई, शादी होने के बाद बच्चे वगैरह हुए, बिजनेस अच्छा चल नहीं रहा था, तो इस सब्जेक्ट की हमारे क्लाइंट से किसी अच्छी जगह पे मुलाकात हुई, धीरे धीरे प्यार शुरू हुआ। अब वहाँ प्यार था या ट्रैप था इस लेडी के लिए, ये अपने आप में एक क्वेश्चन था। तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये ट्रैप ही था, क्योंकि काफ़ी पैसा, उस वाइफ को पता था कि शादी की नहीं इसने? उस वाइफ को कुछ उसको भी नहीं नहीं पता था, था? उसको कुछ नहीं पता था। उसको ये पता था कि दिल्ली में या इंडिया में जाते हैं तो उस बिज़नेस की वजह से जाते हैं, 10-15 दिन में ही आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो टाइम ही कम दे रहे थे वो, असली टाइम तो वो दुबई में दे रहे थे। तो और उसको पहले क्या वो फैमिली दिल्ली में, इंडिया में ही रहती थी? इंडिया में रहती थी, इंडिया में रहती थी। जब बिजनेस अच्छी तरह चलने लगा और बिजनेस को धीरे धीरे सेटल किया गया दुबई, तो उस लेडी को भी वो दुबई ले गए और वहाँ पूरी फैमिली थी। इसलिए ताकि सिक्योर रहे, पता ना लग पाए। एग्जैक्टली अब ये लेडी जो हमारी क्लाइंट थी, ये बार बार बोलती थी कि भाई दुबई इतना अच्छा, अगर आपने सेटल कर लिया तो दुबई रह लेते हैं, मैं अपने फादर से थोड़ा बहुत पैसा ले लेते हैं, वहीं एक अपार्टमेंट ले लेते हैं। तो ये नहीं, हम इंडिया ही ठीक है, दुबई रहने के लिए अच्छा नहीं है, वहाँ गर्मी बहुत है। मतलब जितने एक्सक्यूज़ दिए जा सकते थे वहाँ ना जाने के, उस एक्सक्यूज़ के थ्रू ये वहाँ नहीं जा रहे थे। अंत में हम लोगों ने जब एविडेंस पूरी इकट्ठी कर ली, शादी कब हुई, बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, उसके पेरेंट्स का क्या नाम लिखा गया है वहाँ पर, वो सारी इन्फॉर्मेशन आने के बाद हमने लेडी को अपने ऑफिस में बुलाया, उसे कूल किया, उसे समझाया कि अगर आप लीगल जाती हो तो ये नल एंड वाइड हो जाएगी शादी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ काउंसलिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था।
तो उन्होंने बोला कि संजीव जी मुझे फिर करना क्या चाहिए, क्योंकि आज मैं अपने मदर फादर को बोलती हूँ तो वो मेरी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि शादी के टाइम कि ये इंसान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन तब मैंने उनकी बात मानी नहीं। अब अगर मैं इस बारे में अपने मदर फादर से बात करती हूँ तो मेरी बहुत बेइज्जती होने वाली है और मेरे को शायद सपोर्ट भी ना मिले। तो मुझे करना क्या चाहिए? मैंने कहा आपके पास इतने सॉलिड एविडेंसेस हैं, आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप लीगल वे में नल एंड वाइट मैरिज करो, इसको जेल भेज दें, लेकिन उस कंडीशन में आपकी एक तो शादी टूटेगी, पैसा भी आपको कुछ खास नहीं मिलेगा और बदनामी अलग होगी, बच्चा भी आपके पास है, फैमिली में भी बहुत सी प्रॉब्लम आएंगी बाद में। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इस सब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर बनाया जाए कि तुमने मेरे से 5 करोड़ लिया था, मैक्सिमम जितना आप पैसा ऐसे ले सकती हो अपना लो और कोर्ट में जाकर डाइवोर्स ले लो म्यूचुअल कंसेंट पे। म्यूचुअल कंसेंट पे डाइवोर्स लेने से एक तो आपकी शादी ख़त्म हो जाएगी, आप कहीं और शादी भी कर सकती हो, पैसा भी आपको मिल जाएगा। उस लेडी ने फिर मेरी वही बात को ज़्यादा अहमियत दी कि नहीं देशवाल जी आप ठीक बोल रहे हो, क्योंकि अगर मैं नल एंड वाइट के बिहाफ पे जाऊंगी तो बहुत जगह हसाई होने वाली है, पैसा कुछ मिलेगा नहीं और मेरी शादी तो वैसे भी टूटेगी। तो इससे अच्छा मैं डाइवोर्स लेकर के शादी तोड़ती हूँ तो मेरे को एक अच्छा अमाउंट, हैवी अमाउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे काउंसलिंग, इन्वेस्टिगेशन, अगर इस लेडी ने प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन कराई होती तो शायद ये पोस्ट मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन में नहीं बदलता और इतनी तकलीफ नहीं होती। क्योंकि यहाँ पे तकलीफ बहुत हो रही है, यहाँ रिश्ते कैसे टूट रहे हैं, सोसाइटी में कैसे रिश्ते टूट रहे हैं, कैसे लोग एक दूसरे को फ्रॉड कर रहे हैं, पर्सनल फ्रॉड्स हैं ये। इन फ्रॉड्स को कहीं पे रिपोर्ट नहीं किया जाता। अगर लेडी इन्वेस्टिगेशन नहीं कराती तो वो केस कम से कम हो सकता है वो 10-20 साल बाद वो बच्चा भी बड़ा हो जाता, फिर बहुत और ज़्यादा प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है। फिर वो बच्चा हो सकता है कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता उस इंसान के खिलाफ, मतलब कुछ भी हो सकता था। सही बात है। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन, प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बाहर की जो कंट्रीज़ में, ओवरसीज कंट्रीज़ में जो होती है इन्वेस्टिगेशन, वो कैसे करते हैं आप लोग? आपको सही बताएं तो इंडिया में इन्वेस्टिगेशन टफ है। अच्छा। बाहर इन्वेस्टिगेशन बहुत आसान है। अच्छा। उसकी वजह बताता हूँ। होता क्या है कि आप मान लीजिए यहाँ पे किसी जगह पे खड़े हुए हैं, किसी भी लोकेशन पर खड़े हैं, चाहे आप मान लीजिए किसी लोकेशन पे आप खड़े नहीं हो सकते तो आपने 3 व्हीलर वाले को हायर कर लिया, 3 व्हीलर में जाके बैठ गए, आपने कोई ठेला लगा लिया, ठेले वाले से दोस्ती कर ली, ठेले वाले का ठेला वहाँ लगा के उसके साथ इन्फॉर्मेशन गैदर करने लगे। लेकिन फिर भी कोई ना कोई वहाँ आपको टोक देगा, पुलिस वाला टोक देगा, भाई यहाँ तुम क्यों खड़े हो रहे हो, कल से मत खड़े होना, यहाँ CCTVs हैं। मतलब यहाँ रोका टोकी बहुत होगी और लोगों की नज़रों में बहुत जल्दी आओगे, क्योंकि हम सब इंडियन ह्यूमन बींग्स हैं तो एक दूसरे को देख रहे हैं। यहाँ ये पहले तो खड़ा नहीं होता था, अभी रोज ही यहाँ खड़ा हो जाता है। कोई गाड़ी घर से निकलती है तो उसके पीछे ये भी मोटरसाइकिल लेकर निकलता है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे मुश्किल हो रही है। लेकिन ये जब हम ओवरसीज़ की बात करते हैं तो वहाँ लोग उल्टा मदद करते हैं। मान लीजिए आप किसी घर को ढूंढ रहे हैं किसी इन्वेस्टिगेशन में, तो आदमी आपको घर में बिठाएगा कि वो जानता है यार फॉरेनर है, बाहर से आया है, बेचारा परेशान हो रहा होगा, आपको घर में बिठाएगा, चाय कॉफ़ी पूछेगा, पानी पूछेगा, उसके बाद आप अपनी स्किल के थ्रू काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। वहाँ पे कोई शक ही नहीं किसी को। तो हमें ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर टफ होती है इन्वेस्टिगेशन, ओवरसीज आसान होती है इन्वेस्टिगेशन, और मैं इंटरपोल के केसेस बहुत करता हूँ। इंटरपोल के केस, तो मेरे को उसकी वजह से इंडिया से बाहर बहुत जाना होता है, और जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में मेरा हर महीने 2 महीने में चक्कर लगते रहते हैं इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, इंटरपोल के केसेस कैसे आते हैं आप लोगों के पास? लीगल जो हैं पुलिस या इनके थ्रू आते हैं, किसके थ्रू आते हैं, कैसे, और डिटेक्टिव्स का रोल उसमें क्या होता है? देखिए होता क्या है कि इंटरपोल के केसेस में रेड अलर्ट हो गया, वहाँ की पुलिस उस आदमी को नहीं ढूंढ पा रही। जैसे कि हम दुबई का एक केस लेते हैं। दुबई में एक काफ़ी टाइम पुरानी बात है कि किसी ने इंडिया से यहाँ पे गया, कंपनी को ज्वाइन किया, कंपनी ने उसको 2-3 साल कंपनी में उसने जब अपना विश्वास बना लिया, तो विश्वास बनाने के बाद उसी इंसान ने उसको जॉब दे दी गई कि आप मेरा जो पैसा है जगह जगह से जहाँ जहाँ से हम लोग लेते हैं, एक तरीके से मनी कहते हैं इकट्ठी करने वाला, उसको जॉब मिल गया। दुबई में क्राइम रेट बिल्कुल नहीं है। हाँ। दुबई में आप ये नहीं कह सकते कि कहीं क्राइम हो रहा, कोई क्राइम रेट नहीं। पुलिस बहुत स्मार्ट है वहाँ पर। वो इंसान ने क्या किया कि धीरे धीरे जब विश्वास जम गया तो हमारे जो क्लाइंट थे दुबई वाले, उनका ऑल ओवर वर्ल्ड बिजनेस था। कभी वो चाइना जा रहे हैं, कभी वो मास्को जा रहे हैं, कपड़े का काम था उनका बर दुबई के अंदर। तो उसकी वजह से उनका 15-15 दिन, 1-1 महीना जाना होता रहता था। ये जो मनी कलेक्टर था, ये क्या करता था कि जब इसको पता है कि मेरे को वहाँ से 2 लाख दिरहम लेना है, अब 2 लाख दिरहम को अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 20 से, तो बहुत हैवी अमाउंट बन जाता है इंडिया के अंदर। तो उस कंडीशन में वहाँ जाके बोलता था कि सर ने बोला है कि भाई अगर आप मेरे को
2 लाख की जगह अगर 1,80,000 अभी इमीडिएटली दे दोगे तो 20% का हम आपको 40% का डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट की स्कीम बनाकर कुछ और स्कीम बनाकर उसने पैसा वहाँ से जल्दी लोगों से लेना शुरू किया। उस पैसे को हवाला से इंडिया में भेजना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने 8-10 करोड़ रुपए इंडिया में ट्रांसफ़र कर दिया हवाला से 15 से 30 दिन के अंदर। जब क्लाइंट दुबई पहुंचा और उसने अपना लेज़र उठाया तो उसने बोला इतने पैसा आना था, ये पैसा तो अभी तक डिपॉजिट ही नहीं हुआ, तो उसको बुलाओ जरा, रवि को बुलाओ। तो रवि को फ़ोन किया गया तो रवि बोला कि सर मेरी तबीयत ख़राब है, मैं 2 घंटे बाद आता हूँ। कहते ठीक है। बस यहाँ पे रेड अलर्ट था उस लड़के के लिए कि अब आपको बुलाया जा रहा है इस बात को करने के लिए, तो उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी भागने की, क्योंकि वो हर रोज़ पैसे उगा रहा था तो भाग नहीं पा रहा था लालच की वजह से कि अगर मैं आज थोड़ा भाग और जाऊंगा ले तो कल और पैसा आ जाए, कल और पैसा आ जाए, तो वो भाग नहीं पाता। लेकिन जैसे उसको पता चला बॉस आ गए हैं दुबई में वापस मास्को से, तो अब उसको भागना था। तो इमीडिएटली कहते हैं क्लाइंट ने बोला कि भाई आ जाओ, तो क्लाइंट भी सोचा था कि ठीक, विश्वास था क्लाइंट को भी, हाँ, तो क्लाइंट को भी थोड़ी था भाग जाएगा वो भाग कहीं। जाएगा। तो 2 घंटे गुजर गए। जब 2 घंटे बाद भी नहीं आया तो क्लाइंट को बड़ा हैरानगी हुई कि भाई आखिर वर्कर है, 2 घंटे हो गए आया क्यों नहीं। उसने दोबारा फ़ोन किया, अब यहाँ पे स्विच ऑफ था। तो उन्होंने अपने ऑफिस के स्टाफ से पूछा कहाँ रहता है, तो लोगों ने बताया सर वहाँ रहता है। कहते गाड़ी उठाओ चलते हैं वहाँ पे। वहाँ पहुँचे तो वहाँ लॉक लगा हुआ था। क्लाइंट यहाँ थोड़ा स्मार्ट हो गया, क्लाइंट ने इमीडिएटली पुलिस को कॉल किया। वहाँ की पुलिस इतनी स्मार्ट है, इमीडिएटली इमिग्रेशन को चेक किया। इमिग्रेशन में देखा कि उसने 1 घंटे पहले फ़्लाइट पकड़ ली है, क्या दिल्ली की था, वो यूपी से बंदा। अच्छा, उसने दिल्ली की फ़्लाइट पकड़ ली है। मेरे पास फ़ोन आया इमीडिएटली, क्योंकि क्लाइंट मुझे जानता था कि देशवाल जी ऐसे ऐसे आप जानते हो मेरे यहाँ रवि काम करता। मैं हाँ, क्या हुआ? क्या सर वो मेरे कोई 10-12 करोड़, अभी तो मैं चेक कर रहा हूँ, लेकिन 10-12 करोड़ की अमाउंट निकल के आ रही है और वो उसने फ्रॉड कर दिया है। तो मैंने कहा आपने पुलिस में कंप्लेंट कर दी? कहता हाँ कर दी हमने, पुलिस में कंप्लेंट कर दी है और इमिग्रेशन से पता चल चुका, निकल चुका है। अब पुलिस ने उसको ढूंढना, पुलिस कहाँ ढूंढेगी, पुलिस तो इंडिया में आ गया, तो पुलिस इंडिया में क्या कर सकती है, इंडिया की पुलिस ही करेगी। उसको 6 महीने तक हम लोग ढूंढते रहे, नहीं मिला। दुबई पुलिस ने यहाँ की पुलिस से भी बात करी, नहीं मिला। उसका फिर वो केस मेरे पास आया कि देशवाल जी आप ही ढूंढो। आप वहाँ तो एयरपोर्ट पे तो आप पकड़ नहीं पाए। एयरपोर्ट पे होता है क्या ना कि आप इमिग्रेशन से जब बाहर निकलते हैं तो T3 पे इतना ज़्यादा रश होता है कि आप इमीडिएटली किसी को पहचान ही नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे जो कहते हैं गाड़ियाँ रुकती हैं वो 2 सेकंड 10 सेकंड ज़्यादा 2 मिनट से ज़्यादा रुक नहीं पाती हैं, तो बड़ा हाय तौबा होती है, वहाँ आप पकड़ नहीं पाते हैं। ये चांसेस हैं वहाँ पे कि आप ना पकड़ पाएँ। उसी कंडीशन में निकल भी गया, शायद उसने पहले बात कर ली थी किसी से। 6 महीने बाद हमने उसको पकड़ के दिया, दुबई ले गए। उसको हमने बताया, हमने यहाँ मीडिया से भी बात कर ली थी, पुलिस के एसपी से भी बात कर ली थी कि हमने ऐसे ऐसे आदमी को ढूंढ रहे हैं, ये उसकी FIR है। तो पुलिस ने कहा ठीक है हम अच्छा, उसको, पुलिस हेल्प करती है आप लोगों हाँ की? पुलिस पूरी, क्योंकि FIR थी, डिपोर्ट करते हम उसको, अगर हम पकड़ लेते पहले डिपोर्ट करने में टाइम बहुत लंबा लगता। तो जब मैंने अपने क्लाइंट से कहा तो क्लाइंट ने बोला कि देशवाल इसको यहाँ ला सकते हो? मैं कहा बिल्कुल ला सकते हैं, अगर आप उसमें सुनना चाहें उसको पकड़ा कैसे तो आप हैरान हो जाएंगे। हमें पता चला कि वो जिस घर में रहता था वो घर 5-6 महीने पहले खाली किया जा चुका है। हमने वहाँ पर राशन कार्ड, जहाँ राशन कार्ड से राशन वितरित होता है, हाँ, 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 हाँ। वहाँ उस ऑफिस में गए और हमने कहा कि हमारे यहाँ कुछ दोस्त रहा करते थे, उनका अब राशन कार्ड कहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है। तो पता चला इनका राशन कार्ड एक गांव में ट्रांसफ़र हुआ है। हम उस गांव में पहुँचे। उस गांव में जब पहुँचे तो पता चला कि रवि आया हुआ है, लेकिन रवि के दादाजी का ऑपरेशन हो रहा है किसी हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल का नाम किसी को नहीं पता था और वो गिर गए थे, उनकी कहते हैं बैक में प्रॉब्लम आ गई है हड्डी में, किसी अच्छे हॉस्पिटल में हो रहा है। तो हमने सारे हॉस्पिटल में, दादा का नाम मिल गया था, सब हॉस्पिटल में फ़ोन करके पता करना शुरू किया कि इस नाम से क्या कोई पेशेंट 3 दिन पहले एडमिट हुआ है। सारे हॉस्पिटल चेक करते 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 रात को 12 बजे हमें एक हॉस्पिटल पता चला कि यहाँ पे आज सुबह इनका ऑपरेशन हुआ है और यहाँ पे हैं वो अभी ICU में। हमने इमीडिएटली टीम हॉस्पिटल भेजी। वहाँ पे रवि साहब बैठे हुए थे, अपने अच्छा। दादाजी का इलाज करवा रहे थे वो। तो रवि मुझे पहचानता था क्योंकि मैं वहाँ जाता रहता था दुबई में। दुबई मेरा ऑफिस रहा था 5 साल। तो मैं रवि को इशारा किया तो रवि समझ गया क्या हो गया गेम पूरा क्योंकि देशवाली यहाँ पे आ गए, गेम पूरा हो गया। तो रवि बाहर आया, मैंने कहा मेरे साथ होटल चलो, बात करनी है तुमसे। बाहर पुलिस है, तुम पुलिस के साथ चलना चाहते हो, मेरे साथ चलना चाहते हो? तो उसके सामने जैसी 2 हमने बातें रखी तो उसने कहा कि नहीं मैं आपके साथ चलना चाहूँगा। मैं चलिए आप मेरे साथ। होटल पहुँचे,
क्लाइंट को फ़ोन किया, क्लाइंट ने कहा कि देखो देशवाल जी, अगर इसको अपने पुलिस में दिया तो डिपोर्ट करने में बहुत टाइम लगेगा, पता नहीं पैसा भी मेरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप एक काम करो, इसको इमीडिएटली दुबई ला सकते हो। मैं कहा बात कर लेते हैं, इसमें तो रेजिडेंट वीज़ा है ना, मेरा भी रेजिडेंट वीज़ा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमने बात करी कि आपको मैं पुलिस के हवाले करूं तो प्रॉब्लम सुन लो, आपकी बहनों की शादी नहीं हो पाएगी, अखबार में कल चलेगा, टीवी पे कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि आप इंटरनेशनल फ्रॉड करके आए हुए हो। एफआईआर आपकी अभी उन्होंने की नहीं है, उसको मैंने नहीं बताया कि एफआईआर कर दी, मैंने एफआईआर अभी हुई नहीं, वो करने वाले हैं। और दूसरा तरीका है, दुबई चलो, उनके पैरों में पड़ जाना, माफ़ी मांग लेना, धीरे धीरे उनका पैसा चुका देना, उन्हीं के यहाँ नौकरी करना 2-4 साल, चिंता ख़त्म। उसको वो दूसरा समझ में आ ज़्यादा गया अच्छा idea? लगा, लुक्रेटिव, कि हाँ ये ठीक तरीका है। ठीक रहेगा। वहाँ पहुँचे एयरपोर्ट पे तो उसके नाम का अलर्ट था। तो जैसे वो इमिग्रेशन की तरफ बढ़ा, मैं इमिग्रेशन से पीछे हट गया, क्योंकि दुबई में इन्वेस्टिगेशन अलाउड नहीं है। तो मुझे प्रॉब्लम आ सकती थी कि भाई दुबई में पुलिस पूछेगी आप किसके साथ आए, देशवाज के साथ, आप भी आ जाओ, आप कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, कैसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। हम पीछे हट गए, वो अपना आगे चला, इमिग्रेशन ने रोक लिया, रेड अलर्ट, पुलिस को बुलाया, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। पुलिस ने अरेस्ट करते ही हमारे क्लाइंट को फ़ोन किया कि जो जो आपने केस किया था वो हमारे पास है अभी। बस वहाँ से मुझे फ़ोन आ गया कि देशवाल जी वो अरेस्ट हो चुका है, आप दूसरे गेट से आ जाओ बाहर। बस उसके बाद फिर उसने वहाँ पे नौकरी की, जेल भी गया, उसे जेल हो गई। जेल से वहाँ पे क्या रूल्स हैं कि अगर कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है दुबई के अंदर, तो पुलिस बोलती है क्लाइंट को कि अगर आप इसको छुड़ाना चाहते हो छुड़ा लो, हाँ, अच्छा, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा। ये आपके पैसे कैसे देगा ये आप आप जानो, जानो। आप जानो। अदरवाइज़ ये अगर जेल में रहेगा तो उसका खर्चा पानी आप देंगे। ये क्योंकि आप दोनों के कमिटमेंट में का फ्रॉड हुआ है ना, तो हम इसको क्यों खाना पानी पिलाएंगे। ये बड़ा स्पेशल लॉ है वहाँ का। सच में? हाँ, तो पुलिस ने बोला कि आप अगर इसे छुड़ाना चाहते हो छुड़ा लो, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो आपने देखना फिर कि कैसे पैसा आएगा, और हम इसे दुबई से बाहर नहीं जाने देंगे जब तक आपका पैसा नहीं आता। लेकिन अगर आप इसे जेल में रखना चाहते हो तो इसके जो भी एक्सपेंसेस है वो आप दोगे। बेयर करोगे। तो क्लाइंट ने मुझसे पूछा, मैं कहा छुड़ाओ, पैसा तो तभी आएगा। तो बाहर आया, फिर हवाला से थोड़ा बहुत पैसा जो उसने प्रॉपर्टियाँ खरीदी थी वो पैसा वापस हुआ, फिर उससे नौकरी भी पे भी रखा, पैसा जब पूरा हो गया फिर उसको आउट। मतलब मुझे समझ में आ रहा है ये इस वाले केस से कि आसानी से सुलझ जाता है मामला अगर डिटेक्टिव के थ्रू किया हाँ, जाए तो। डिटेक्टिव का काम है ना, डिटेक्टिव कि को पता है मतलब कि किस तरीके से कहते हैं केस को टैकल करना क्योंकि चाहिए। उसमें रास्ता भी होता है, बचने का रास्ता भी होता है कि जिसका नुकसान हुआ उसके नुकसान की भरपाई हो जाए बिल्कुल। अगर फाइनेंशियल फ्रॉड है तो। बिल्कुल। और जो व्यक्ति है उसको भी कम नुकसान हो, तो विन विन डील दोनों के लिए रहती है। अच्छा सर, कोई ऐसा केस आपके पास जो बड़ा इंटरेस्टिंग आपके लिए रहा हो या बड़ा विचित्र रहा हो, ऐसा कोई केस आपके पास? देखिए, इन्वेस्टिगेशन के अंदर सारे के सारे केस बहुत सीरियस होते हैं, सीरियस मैटर्स होते हैं। कोई भी केस इन्वेस्टिगेशन के अंदर मतलब हल्का नहीं है, हंसी मजाक नहीं है, क्योंकि कोई आदमी बहुत प्रॉब्लम में ही आया था। हर आदमी की अपनी एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है जिसका हल किसी के पास नहीं होता, तब वो आते हैं तब वो detective। प्राइवेट डिटेक्टिव के पास आता है, और वो उम्मीद करता है कि मुझे एक बेस्ट प्राइवेट डिटेक्टिव मिले, बेस्ट प्राइवेट डिटेक्टिव से मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। एक गे का मामला आपके पास आया था? गे का आया था, वो भी वैसे इंटरेस्टिंग केस था। हाँ। क्योंकि उसमें हमारी क्लाइंट को 15 साल हो गए थे शादी को। अब 15 साल की शादी के बाद ऐसा खुलासा होना बहुत तकलीफ देने वाली बात थी। लेडी हमारे पास आती है, कहीं से उसको अप्रोच, किसी हमारा कहते एड्रेस मिला, उसने हमें अप्रोच किया कि संजीव जी मुझे कुछ पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करवानी है। मैं ठीक है, फ़ोन पे हम लोग ऐसी बात नहीं करते, कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है, आप ऑफिस आइए। ऑफिस में जब उनसे हमने डिस्कशन करना शुरू किया तो उनको नहीं पता था कि उनका हस्बैंड गे है। तो उन्होंने कहा कि 15 साल हमारी शादी को हो चुके हैं, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, पहले 2-1 साल से कुछ मुझे खटक रहा है कि वो मेरे को टाइम नहीं देते हैं। असल में यहाँ जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं ना, टाइम ना देना अपनी वाइफ को, क्वालिटी टाइम नहीं देना, ज़्यादातर बाहर रहना, अपने फ़ोन पे लगे रहना, फ़ोन के पासवर्ड ना बताना, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो ना कहीं रेड सिग्नल देती हैं साफ कि कुछ तो गड़बड़ है। भाई मेरा मोबाइल है, मेरी वाइफ अगर छूट जाए तो हु केयर्स, क्या प्रॉब्लम क्या है। मैं कोई बात कर रहा हूँ तो हर बार ही मैं बाहर क्यों जाऊँ, ऑब्वियसली कमरे में बैठ के बात कर सकता हूँ ना। मैं हर बारी पहले टाइम से आता था, हर बारी लेट क्यों आना शुरू कर दूँ। हर बारी मैं दिल्ली से बाहर जाकर 2-2 3-3 दिन एक्सक्यूज़ दे के निकाल रहा हूँ, क्यों। ये सब रेड सिग्नल्स जब आने शुरू होते हैं तो लेडी अलर्ट हो जाती हैं, और लेडी की सिक्स सेंस मैंने आपको पहले ही बताया कि स्मार्ट होती हैं और स्ट्रांग होती है, तो उनको लगता कुछ गड़बड़ है। तो लेडी ने कहा कि संजीव जी मुझे स्ट्रांग फीलिंग आ रही कि कहीं इनका अफेयर है। मैंने कहा बॉस 15 साल शादी को हो चुके हैं,
नाउ यू क्रॉस द 45 एज, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद यू? क्या फ़र्क पड़ता है? आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है वो बताओ। कहती मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो मेरे को टाइम नहीं दे रहे हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं, उनका एक बहुत अच्छा दोस्त बन गया है पहले 2-1 साल से, उसी के साथ ज़्यादा टाइम निकालते हैं। तो मैं कहा मेल है फीमेल है? कहती मेल है। तो मैं कहा इट्स ओके, फिर क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि हमारे दिमाग में तो यही आएगा, हाँ मेल है तो भाई क्या फ़र्क पड़ता है। लेडी के भी दिमाग में यही था। मैंने कहा अच्छा मुझे ये बताइए आपको शक क्यों हुआ है? भाई शक की कोई वजह होनी चाहिए ना, सिर्फ इतना कहना कि टाइम नहीं दे रही तो कोई बात नहीं है। बहुत सारी वजह हो सकती हैं कि आप टाइम नहीं दे पाते हैं। हाँ, लोड ऑफ वर्क है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं। तो लेडी ने कहा कि संजीव जी, हिचकते हुए मैंने उनका एक दिन ना लैपटॉप बैग चेक किया, उसके अंदर एक पैकेट था कंडोम का। मैं कहा अच्छा उससे क्या हुआ? कहती उसमें 5 कंडोम थे, 2-3 हफ्ते बाद मैं चेक किया तो उसमें से 3 गायब थे। मुझे समझ में नहीं आता कि 3 कहाँ गए। ये मेरे को स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रही है कि कोई तो बात है। मैं कहा यार क्वेश्चन तो आपका सही है, ये बहुत ही यक्ष प्रश्न है। हाँ। कि भाई वो 3 कहाँ गए? हाँ, क्योंकि आप तो पत्नी हो। मैं ठीक है, ये काफ़ी वैलिड क्वेश्चन है आपका, हाँ। शक करने के लिए, और हमें लगता है कि इन्वेस्टिगेशन शुरू होनी चाहिए। हमने उस लेडी के कहने पे उनके हस्बैंड को ऑब्जर्वेशन, सर्विलेंस, जो हमारे तरीके होते हैं इन्वेस्टिगेशन के, जो कि नहीं डिस्कस किए जा सकते प्लेटफॉर्म पर, उन सबको चेक करना शुरू किया। कोई शक नहीं, कहीं कोई गलत नहीं, कहीं कोई ऐसी सस्पिशियस मूवमेंट नहीं जिस मूवमेंट पे हम ये कह सकें कि उसके हस्बैंड पे शक किया जा सकता है। बड़ा निहायत शरीफ इंसान अपना हैबिटेट सेंटर में, अपना लाइब्रेरी में जा रहे हैं, कहते हैं बुक्स पढ़ रहे हैं, टाइम से घर पहुंच रहे हैं, रात को थोड़ा लेट भी हो रहे हैं तो दोस्त के साथ गप्पे मार रहे हैं। एक ही उनका अच्छा फ्रेंड था। मैंने अपनी क्लाइंट को बोला कि मुझे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, और ये हो ही नहीं सकता कि हमारी सर्विलेंस की 1-2 महीने की रिपोर्ट के अंदर अगर कोई गलत मूवमेंट कर रहा है वो पकड़ में ना है, ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका शक कहीं गलत है। हो सकता है किसी दोस्त दास ने ले ली हो। भाई अब एक्सक्यूज तो हमें भी देने पड़ेंगे ना। हाँ, कि हम रीजन तो उसको देना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली कि वो 3 कहाँ गए। तो मैं दोस्त ने यूज़ कर ली हो, दोस्त ने मांग ली हो, देख लिया हो, लाया आपके लिए हो, नहीं यूज़ कर पाया हो। कहते नहीं संजीव जी ऐसा नहीं हो सकता, मेरे हस्बैंड का स्टाइल ही नहीं है कि वो लेके घूमेंगे उसको, पहले तो कभी नहीं घूमते थे वो, और फिर 3 दोस्त को देंगे। मैं नहीं मान सकती, 1 दे देंगे दोस्त को। अब हर क्वेश्चन उसका बड़ा इंपॉर्टेंट था कि 1 दे देंगे, सही बात है, 3 क्यों देंगे। मैंने कहा चलिए, मेरे को उसके दोस्त के साथ, अब मेरे को लगा कि कहीं इसके दोस्त के साथ कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्त के साथ घूमना फिरना ही देखा था हमने। लेकिन हम उस एंगल पे अभी सोच नहीं पाए थे, क्योंकि वो एंगल दिमाग में हम इंडियंस के इतनी जल्दी आता ही नहीं है। हाँ। कि कोई आदमी गे भी हो सकता है, और वो भी 15 साल के बाद, शादीशुदा है, बच्चे हैं, सब हैं, फिर पत्नी को क्यों नहीं पता होगा। लेकिन अब इंसान है, कभी भी कहीं भी बदल सकता है। तो लेडी ने बताया कि जो उनके दोस्त हैं वो हफ्ते में 2 बार 3 बार घर भी आते हैं, और बिज़नेस के सिलसिले में वो अपने कमरे में बंद हो जाते हैं, और बिज़नेस की बातें होती हैं। कई बार वो डिनर भी करते हैं। ड्रिंक मेरे हस्बैंड नहीं करते हैं बिल्कुल भी, वो भी नहीं करते हैं। चाय कॉफ़ी ले लेते हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर रखा कि जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो हमें तंग ना किया जाए। तो नेचुरली अब बिज़नेस में 2 दोस्त बैठे हुए बात करें तो मैं उन्हें क्यों तंग करूँगी। लेकिन 3-3 4-4 घंटे वो अपने बिज़नेस की बातें करते हैं। तो मैं कहा ठीक है, हम एक काम करते हैं। कहते बताइए। मैं समझने की कोशिश करते हैं कौन सा बिज़नेस की बातें करते हैं। कहती बताइए कैसे, क्या करना है। मैंने कहा मैं आपके घर पे आऊँगा, विज़िट करूँगा, जब आपके हस्बैंड नहीं होंगे। मेरी टीम बता देगी आपके हस्बैंड घर पे नहीं है, कहीं और हैं। तो जब उनके 3-4 घंटे का टाइम होगा घर पहुँचने का, उस बीच मैं आपके यहाँ आऊँगा। कहती ठीक है। मैंने घर को अच्छी तरह चेक किया, बेडरूम को अच्छी तरह चेक किया, तो देखा कि हाँ एक बेडरूम में एक जगह ऐसी है जहाँ पे मैं हिडन कैमरा ऑडियो वीडियो लगा सकता हूँ। मैंने कोई परमिशन से एक पेपर पे लिख के कि आप मुझे परमिशन दे रही हैं, क्योंकि लीगल वे में भी जाना बहुत जरूरी होता है। कई बार आप किसी के घर के अंदर प्राइवेसी को बगिंग कहते हैं। इसको बगिंग नहीं कहते हैं। क्योंकि बगिंग तो आप ज़्यादातर ऑडियो बगिंग होती है हमेशा। ऑडियो वीडियो इज़ अ हिडन कैमरा। अच्छा ठीक है। तो हमने हिडन कैमरा वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, और वाईफाई से उसका आउटपुट ले लिया, कनेक्ट कर दिया। मैंने अपने क्लाइंट को बोला कि अब जब भी वो कमरे के अंदर बंद होंगे आप उनको डिस्टर्ब करना भी मत, दरवाजे पे नॉक भी मत करना, वो बुलाएंगे तो जाना। क्या ठीक है। हमने कंटिन्यू उनकी 3 मूवमेंट्स को रिकॉर्ड किया।
अब नेचुरली 3 बार अलग 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 3 मूवमेंट्स अलग अलग दिन की हमने Record. शूट की। हाँ रिकॉर्ड देखा, शॉकिंग था हमारे लिए बहुत, जो कि तकलीफ दे भी था। तो उसमें देखा कि वो दोनों कुछ गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, जो गे एक्टिविटीज़ होती हैं। हमें अपने क्लाइंट को कई बार कन्विंस करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्लाइंट को समझाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्लाइंट रोना शुरू कर देता है, परेशान, क्योंकि उसके सामने इतनी शॉकिंग, हम शॉक होते हैं तो क्लाइंट कितना शॉक होगा। कितना शौक होगा। और हम प्राइवेट डिटेक्टिव तो अब शॉक होना अब हम बंद हो गए हैं, क्योंकि शुरू में तो हम बहुत शॉक हुआ करते थे, लेकिन अब तो दुनिया में हर जगह कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा निकलता है कि अब काउंसलिंग भी करनी पड़ती होगी ना आप लोगों को। बिल्कुल। एक्सट्रीम एक स्टेप, ये भी डर रहता होगा कि कहीं ये सदमे में आके कोई एक्सट्रीम एक स्टेप ना ले ले, कुछ ऐसी चीज ना करे, खुद को नुकसान हो, नेचुरली परिवार ये को। आपका बहुत ये अच्छा सब भी मन सवाल में है, डर रहता बिल्कुल। होगा ना। क्योंकि होता क्या है कि जब आपके सामने आपके सपने टूटते हैं हाँ तो तो बहुत कई बार आदमी ऐसे ऐसे स्टेप उठा लेता है जिसकी कल्पना आप नहीं कर पाते बिल्कुल। हैं। तो आपको ये भी सोच के चलना पड़ता ये होगा। सब ये सोचना ही पड़ता है, क्योंकि कई लोग इमोशनल बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत लेकिन कई लोग इमोशनली बहुत वीक होते Weak होते हैं, वीक पर्सनैलिटीज हाँ, होते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और वो कहते हैं ये लाइफ बेकार है, बेकार है। जबकि लेकिन लाइफ वो कभी बेकार नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। लाइफ एक कभी हादसा, बेकार एक नहीं होती, चीजें हैं, हादसा वो हो है। गया। हम दुनिया फिर उसके कोई बाद इस- कोई रास्ता सीधा नहीं जाता, सब रास्तों सब के ऊपर रास्ते- स्पीड ब्रेकर्स आते हैं। फिर इसमें क्या हुआ इस तो उस case में? लेडी को मैंने काउंसलिंग करी, मैंने उसे समझाया कि माइंड मत करना, आपकी कोई गलती नहीं है, आपके हस्बैंड की भी मैं कहूँगा कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। ये इंसान की अपनी एक फितरत है, उसको डिस्क्राइब करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके हस्बैंड इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। रोने गाने लगी, जैसे इंसान परेशान तो होता ही है। तो ऐसे टाइम में जब हम लेडी से बात करते हैं, हम अपने लेडी इन्वेस्टिगेटर को बिठा साथ लेते में हैं, रखते हैं। हाँ रखते हैं, हाँ। क्योंकि अब उसे चुप भी कराना है, उसको Console भी पानी भी करना देना है, है, आंसू पकड़ना भी भी देना है, पड़ेगा, हग भी समझाना करना है भी उसको। तो लेडी इन्वेस्टिगेटर ये सब में स्मार्ट होती हैं। तो लेडी ने उसको समझाना शुरू किया कि मैडम चिंता मत करो, रास्ता कोई निकालते हैं इसका। कहते नहीं मैं तलाक ले लूँगी। मैं व्हाट डू मीन तलाक? हर मंजिल तलाक नहीं हो सकती ना, हर मंजिल डाइवोर्स नहीं हो सकती किसी रिश्ते की। मैं इस मामले में थोड़ा सा लोगों से अलग सोचता हूँ कि अगर नहीं बन रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि डाइवोर्स ले लो, कोशिश करो बनाने की, जब तक कोशिश कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है तलाक लेने के बाद आपको जो दूसरा पार्टनर मिले वो उससे भी ज़्यादा वो निकम्मा उससे भी मिले, कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाए। एग्जैक्ट, इससे पता ज़्यादा नालायक मिले, क्योंकि ये तय ही नहीं हो सकता ना कि दूसरा बेहतर होगा। बेहतर होगा। ये कहीं वो- लिखा ही नहीं कहीं। ये तो कम से कम जाना पहचाना मॉन्स्टर हाँ। है, वो तो एक अनजान मॉन्स्टर Yes. नहीं मिल जाए तो क्या तो करोगे? इसलिए डाइवोर्स की तरफ नहीं जाना है, रेमेडीज की तरफ जाना जाना है। तो मैंने उस लेडी को समझाया कि आप टेंशन मत लो, इसका एक रास्ता निकालते हैं। कहती बताओ रास्ता बताओ, डाइवोर्स ले? मैंने डाइवोर्स नहीं। कहती बताइए। मैं कि जो क्लिप्स हैं मेरे पास, जो आपके हस्बैंड के जो दोस्त हैं उनकी भी तो फैमिली है, आप अपने घर जब ये आते हैं तो इनको साफ बोलो कि अब आप मेरे हस्बैंड की लाइफ से बाहर निकल जाइए, अदरवाइज ये जो क्लिप्स हैं ये मैं आपके फैमिली को दिखाती ये आपकी फैमिली, आपकी, उनके भी तो बच्चे बड़े हो गए हैं, आपकी बेटी, देखो आपको पिन कहाँ लगानी है, बच्चे जहाँ पे कमजोर पॉइंट है। कमजोर तो कमजोर किसके हैं? बच्चे। बच्चों के सामने आप कभी ये नहीं चाहते दुनिया में कोई यस, कि ये चीजें आएं। बच्चे हैं। उस दोस्त की अपनी एक सिस्टर है, उसका एक हस्बैंड है, फैमिली जीजा साला, उनको अगर ये उसके बारे में पता चलता है तो लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी ना। तो मैंने कहा ये चीज़ काम करेगी अगर आप उसको बोलते हो, और अपने हस्बैंड को बोलो कि मैं बच्चों के सामने एक बात डिस्क्लोज करूंगी, मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगी, ये रिश्ता तोड़ेंगे, क्योंकि 2-3 साल पुराना रिश्ता है, आपका 15 साल का रिश्ता है, इमोशंस पैचअप आपका ज़्यादा मजबूत है, बच्चों से आपके हस्बैंड का इमोशंस मजबूत है। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस स्टेप को उठाएंगी तो यहाँ पे पैचअप हो जाएगा। और वही हुआ। वो 3 साल बाद लेडी मेरे से मिली, मिठाई का डब्बा मेरे ऑफिस में लेके आई, बहुत खुश थी, कही संजीव आपने गाइडेंस बहुत अच्छी दी थी। मैंने अपने हस्बैंड को समझाया, तो ड्रामे तो बहुत हुए 2-3 महीने, लेकिन फाइनली दोनों अलग हो गए। और अब मेरे हस्बैंड का कोई दोस्त ऐसा नहीं है जिसके साथ कमरे में बंद होते हो, बाहर मिलते हो तो मुझे पता है, लेकिन कमरे में ऐसा नहीं कमरे होता। में बंद होने वाला कमरे दोस्त में तो ऐसा कोई नहीं। नहीं है। तो मैं कहा वो लैपटॉप पे बैग ठीक है ना? कहती हाँ, अब एवरीथिंग इज कूल। तो हमारी सोसाइटी के अंदर कब कहाँ क्या होगा आप सोच ही नहीं सकते हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि सोसाइटी के अंदर जब भी शक हो, उस शक को दूर जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस शक के साथ जीते हैं तो आप अपना अच्छा आउटपुट नहीं दे पाते हैं। और जब आप अपना सोसाइटी को आउटपुट नहीं देते, सोसाइटी कमज़ोर होती है। सोसाइटी को अगर मजबूत करना है तो आपका आउटपुट आपका 100% आना चाहिए, और 100% तभी आएगा जब आपका परिवार शानदार होगा,
परिवार मजबूत होगा। अच्छा, अभी एक केस आया सैफ और करीना वाला, जो घर में जो कुछ भी हुआ उनके, उसके बाद पुलिस केस भी हुआ, उसके बाद कई सारे सवाल उठे कि भाई एक व्यक्ति घायल, वो हॉस्पिटल भी चला गया, कोई कह रहा 7 साल के बच्चे के साथ गया, डॉक्टर ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर उनकी इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है, ही एंटर्ड लाइक अ लायन, ये डॉक्टर कब से बोलने लगे, मुझे तो ये भी शॉकिंग लगा। इस पूरे केस को आपने भी देखा होगा, समझा होगा, और मैंने मतलब एज ए जर्नलिस्ट मुझे लगा कि नहीं, देयर इज समथिंग फिशी, वो नहीं है जो बताया जा रहा है। एज अ डिटेक्टिव आपका क्या आकलन है, क्या है इस केस में एक्चुअली? अर्चना जी, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं। पिछले 35 साल के कैरियर के अंदर मैंने ज़्यादा नहीं 1000-1500 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए हैं। उसमें अपनी स्किल्स, अपनी एनालिसिस बताई हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर, और 99.9% सही निकली हैं। चाहे वो प्रद्युमन का केस हो, चाहे सुशांत का केस हो, प्रद्युमन का गुड़गांव वाला, हाँ प्रद्युमन मर्डर केस हो, श्रद्धा वॉलकर का केस हो, श्रीदेवी हो, सुनंदा पुष्कर हो, जितने केस आपके दिमाग में आते हैं, हर केस के ऊपर, और सब मेरे केस मीडिया के अंदर है, हर केसेस के ऊपर मैंने अपनी एनालिसिस दी है, इन्वेस्टिगेशंस की है, मीडिया के साथ की है, पब्लिक के कहने पे इन्वेस्टिगेशन की है, क्लाइंट के कहने पे इन्वेस्टिगेशन की है। तो इतने सारे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपका जो एक्सपीरियंस है ना, धीरे धीरे काउंट होता जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं 3 दिन की इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने के बाद या 2 साल काम करने के बाद कुछ बोल रहा हूँ। 35 ईयर्स मैंने अपनी ज़िंदगी का एक एक पल, सिंगल एक एक पल इस प्रोफेशन को दिया है। और जब आप प्रोफेशन को सुबह शाम दिन रात देते हैं तो आप हैरान होंगे कि आपकी सिक्स सेंस हर केस में, केस को समझते, क्राइम सीन पे जाते इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आपको चीज़ें दिखने लग जाती हैं। जब हम बात करते हैं सैफ के घर पे हमला होने की, इसमें एक सिंपल सा लॉजिक है कि एक ऐसा आदमी जो नंगे पैर से शूज़ उतार के घर में घुसता है, उसके बाद वो पाइप से जाता है, फिर सीढ़ियों से जाता है, फिर पाइप से जाता है, फिर सीढ़ी, और फिर कहते हैं सैफ के कमरे की खिड़की तोड़ के या उसके बेटे की खिड़की तोड़ के, बाथरूम खिड़की तोड़ के एंट्री करता है, और एक ऐसा नाइफ लेके जाता है जो नाइफ जब बॉडी में एंटर होता है तो टूट भी जाता है। ये मतलब ये एक डकैती डालने के इरादे से चक्कू ले गया जो टूट गया। ये एक छोटे मोटा घटिया क्रिमिनल जो होता है ना, ये उसकी मेंटालिटी है, ये उसका तरीका है, ये कोई बहुत प्रॉपर चोर नहीं है। और वो इतना एफर्ट नहीं करेगा फिर वो। हाँ, यहाँ एफर्ट की एक बहुत अच्छी बात आती है कि आखिर वो 11वीं मंजिल पे, 10 मंजिलें छोड़ के 11वीं मंजिल पे सैफ के ही घर में क्यों गया? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि सैफ के घर में क्यों। तो यहाँ समझना पड़ेगा कि सैफ के घर से पहले उसने शाहरुख खान के घर पे भी रैकी की थी। क्यों? ये क्वेश्चन है कि शाहरुख खान के घर में रैकी करी, वहाँ नहीं घुस पाया, तो फिर सैफ के घर में क्यों घुसा? मुझे ऐसा लगता है इस केस के अंदर, हो सकता है बाद में पुलिस खुलासा करे, क्योंकि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन की सारी बातें बाहर नहीं बताती है तो ये प्रॉपर एक चोर, लेकिन उसके बावजूद इसको अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था। ये भी हो सकता है कि जब आपको अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो डायरेक्ट नहीं करता है। इसको समझने के लिए ऐसे समझना पड़ेगा, ABC। सी कौन है? चोर, ठीक है। ए कौन है? उस बिल्डिंग के अंदर इन्फॉर्मर, और बी कौन है? बी है कॉन्ट्रैक्ट चोर का और इन्फॉर्मर का, बी। अच्छा। तो ए से बी को खबर मिली, बी को ने सी को बताया कि भाई वहाँ बहुत माल है। जब ये सी पकड़ा गया तो इसके को बी के बारे में तो पता है, इंटरनल इन्फॉर्मर के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए वो अपनी पुलिस की कस्टडी में स्टेटमेंट में ये नहीं बता पाया कि मुझे अंदर से किसने खबर दी। गॉट माय पॉइंट्स? और जैसे ही ये सब कांड हुआ, ये बी वाला गायब हो गया। तो हो सकता है कि ये देश के अंदर अर्थव्यवस्था फैलाने की कोशिश हो, जो फिल्मी स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनके साथ कुछ इस तरीके की हरकत की जाए जिससे कि तहलका मचे, ये सब चीज़ें करने की वजह से। लेकिन था ही प्रॉपर चोर। ये तो मैंने अपने 10-15 इंटरव्यूज हुए थे उसी वक्त, और मैंने पहले ही इंटरव्यू में उसकी स्टाइल को देखते हुए, जो क्राइम का स्टाइल था कि चोर ही ऐसा करता है, किस तरीके से घुसेगा, ब्लैक स्पॉट्स ढूंढेगा। ब्लैक स्पॉट्स होते हैं जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकती हैं, लेकिन मैं अपने पीछे नहीं देख सकता। दैट इज अ ब्लैक स्पॉट फॉर मी। मेरे लिए ब्लैक स्पॉट है, आपके लिए ब्लैक स्पॉट है आपका बैग, ठीक। तो ऐसे ही एक चोर के लिए ब्लैक स्पॉट है, जो चौकीदार वहाँ पे हैं वो कहाँ कहाँ नहीं देख सकते, उनकी नज़र कहाँ कहाँ नहीं पड़ेगी बिल्डिंग में। तो चौकीदार सोया हुआ है, 24 घंटे नौकरियां करते हैं, कभी किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, कभी किसी के यहाँ 8-8 घंटे नौकरी करते हैं, नींद आ जाती है, रात को सोए हुए हैं, झपक रहे हैं। तो
तो चोर ने रैकी कर ली कि हाँ यार 3 दिन से मैं देख रहा हूँ ये आदमी इतने बजे इसको झपकी आती है, राउंड नहीं लगाता है, मैं यहाँ से एंट्री कर सकता हूँ। उसने वहाँ से एंट्री करी, उसे पता था, इंटरनल खबर थी कि मेरे को अंदर से कहाँ जाना चाहिए। तो आपके जो सीसीटीवी कैमराज हैं और जो आपके बायोमेट्रिक्स हैं वो कभी भी इमरजेंसी एग्ज़िट पे नहीं होते हैं, क्योंकि इमरजेंसी एग्ज़िट बनाई इसलिए जाती है किसी बिल्डिंग के अंदर कि जब कोई आग उग लग जाए या कोई फायर कुछ इस तरीके हाँ, की दुर्घटना हो तो तो आप उसमें इमीडिएटली भाग भागें। जाए। तो अगर बायोमेट्रिक होंगे तो लोग बायोमेट्रिक में घबरा जाएंगे, बायोमेट्रिक ख़राब भी हो सकता है, लॉक हो सकते हैं। तो ये बात उसको इंटरनल पता थी, इसलिए उसने वो एग्ज़िट को यूज़ किया जो इमरजेंसी एग्ज़िट था। तो इसका अंदर इंटरनल उसको इन्फॉर्मेशन थी। एक सवाल मेरा कि ये हुआ था कि उस व्यक्ति को सैफ ने कमरे में बंद कर दिया, ठीक है, आपने एक चोर को कमरे में बंद कर दिया, उसके बाद आप हॉस्पिटल गया, उसके पहले फिर आप अगर किसी को कमरे में बंद कर देते हो तो आपको पता है ये आपको नुकसान पहुंचाने जा रहा था, इसने चोट की दी है, इसने हमला किया है, तो ये खतरनाक है। तो आप उसको कमरे में बंद करने के बाद पुलिस को फोन करोगे, एटलीस्ट सोसाइटी ये के आपकी गार्ड को बात फोन बिल्कुल करके सही है। बुलाओगे, या आप फिर कमरा खोल दोगे, भाई अब तू जा। मुझे तो ये मेरे समझ से परे हुआ कि ऐसा कैसे संभव है, हमने जिस पे काबू पाया उसको हम कैसे खोल देंगे, फिर वो सीधा से चला जाएगा, अच्छा अब मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ। नहीं, What इसमें is एक छोटा this? सा चेंज था। होता क्या है कि जहाँ से उसने एंट्री ली थी, जिस खिड़की से उसने एंट्री ली थी, अब सैफ को जब ये हमला हुआ तो सैफ को तो नहीं पता ये अंदर आया कैसे है। जब झगड़ा हो रहा है, चक्कू लग रहा है, तो सैफ को तो नहीं पता ये अंदर कैसे आया है। हाँ। ना नौकरों को पता ये अंदर आया, लेकिन चोर को तो पता है मैं कहाँ से एंट्री करके आया हूँ। और आपने उसको उसी कमरे में बंद कर दिया। ओके, आपको तो नहीं पता था, आपने तो उसको हाँ। धक्का मारा, उसी कमरे में बंद कर दिया सामने वाले में, और उसको पता मैं यहीं से आया, तो उसने वहीं से निकल गया वो। आपने सोचा कि इसको अंदर बंद कर दिया है, मैं पहले फर्स्ट एड ले लूँ, पुलिस को बुलाऊँ, इतने में वो निकल गया। यही हुआ है। लेकिन इसमें पेच है कि क्या सच में ऐसा हुआ था, क्या सच में उस कमरे में उसको जी, बंद किया गया था। क्यों सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कई जैसे आप कह रहे हैं ना कि ये सिक्स सेंस होता है, ये फीमेल्स का भी होता है, जर्नलिस्ट का भी होता है, डिटेक्टिव्स का भी होता है, और मैं तो फीमेल और जर्नलिस्ट दोनों मिली जुली हूँ तो इसलिए अच्छा मुझे लगता है कि एक पति जो घायल हुआ है, जिसको चोट लगी है, बीवी उसको गाड़ी चलानी नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, मैं सब कुछ मान सकती हूँ कि उसको कुछ नहीं आता है, लेकिन वो अपने पति के साथ ऑटो से भी नहीं जाएगी, छोड़ देगी उसको। वहाँ पे हुआ था ना, उसका ये स्टेटमेंट थी करीना की कि मेरा बच्चा छोटा था, रोने लगा और था, मैं 7 साल बच्चे का को बच्चा देने चला लगा। जाएगा, 7 साल का बच्चा साथ में जाएगा। ये सारी चीज़ें देखो होता है क्या, मैं सही बताऊँ आपको, सर्कमस्टेंसेस कई बार ऐसी होती हैं जिस सर्कमस्टेंस को हम जब बाहर से देखते हैं तो कुछ और नज़र Agree. आती हैं, और जब हम उसके अंदर खुद इन्वॉल्व होते हैं तो कुछ और होता है। हम जब देख रहे होते हैं बाहर तो हम कूल माइंड होते हैं और हर क्वेश्चन को, हर बात के आगे क्वेश्चन लगा सकते हैं। बाद में। हाँ, अब मान लीजिए कि वो उसको मार सकता था, वो उसकी बॉडी में छुरी मार सकता था, वो इतना तगड़ा है, कहते हैं सैफ अली, और वो तो हल्का सा है। सैफ अली अपने कमरे से कोई आवाज़ सुनते हुए अगर उतरते हैं तो उनके दिमाग में क्या आएगा, हाँ, कि भाई तो नीचे घर में लड़ाई कोई कर रहे तैयार होंगे, होके नौकर थोड़ी नौकर आया। लड़ाई कर रहे होंगे। बिल्कुल अचानक वो थर्ड आदमी पार्टी को देखते हैं जिसको जानते नहीं है, तो उससे पूछते तू कौन है। अब सैफ अली खान ऊपर से सोच समझ के लड़ने के लिए मूड में तो आए नहीं हुए हैं, नींद में उंधियाए हुए हैं, आधी आधी नींद है, क्योंकि 1-1:30 बजे की बात है, तो नेचुरली कच्ची नींद है। अब कच्ची नींद में आदमी ये सोच के गया ना कि मैं उससे लड़ने जा रहा हूँ घर किसी के अंदर आदमी कोई से। ये सोच के थोड़ी कमरे से बाहर निकलता है कि लड़ना है, क्योंकि naturally। मेंटली आप अलर्ट नहीं हो, बट वो चोर पूरा मेंटली अलर्ट है, तो उसने देखते ही हमला किया। और उनको तो ये समझ में भी नहीं आया कि इसने मेरी बॉडी में मारा क्या है, क्योंकि नेचुरली वो कोई ऐसा नाइफ नहीं था जो प्रॉपर कहते प्रोफेशनल नाइफ था जो 6 इंची 8 इंची की बॉडी में जाए और घुमा दे और निकाल दें तो पूरी आतड़ियाँ बाहर आ ऐसा जाए। लगता है चक्कू सब्जी काटने वाला नाइफ था जो हाँ, टूट गया अंदर नहीं वो body कहते हैं में। आपका इस टाइप का आरी का ब्लेड था जो जिसको आगे करके कहते हैं प्रोफेशनल जो चोर होते हैं ना उसको आगे से पैना कर लेते हैं, वो लोहा काटने का भी काम आएगा और अच्छा, जरूरत मारने होता के है घायल मारने करने का काम आएगा, तो वो टाइप का ब्लेड था। सर आपने प्रद्युमन के केस का जिक्र किया, गुड़गांव वाला बच्चा जो छोटा बच्चा स्कूल में मारा गया, तो मैंने वो केस खुद कवर किया था, उसकी माँ का इंटरव्यू भी किया था, उनके मदर फादर का। बहुत ही दर्दनाक केस था, क्योंकि मेरे लिए मैं सोच रही थी कि मतलब सोचिए आपका बच्चा, छोटा सा बच्चा स्कूल गया और माँ को पता लगता है वहाँ मर गया, बहुत तकलीफ क्या दे। लेकिन उस केस में निकला क्या, क्या था एक्चुअल, क्या चीज़ थी? देखिए पुलिस के ऊपर हमारे देश में एक माइनस पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है। जब कोई कहीं क्राइम होता है ना, अब आप उसे मीडिया की टीआरपी कह लो या पब्लिक के रूमर्स कह लो और या फिर विपक्ष का प्रेशर कह लो, इतना ज़्यादा पुलिस के ऊपर बन जाता है कि पुलिस किसी को पकड़ के लाके किसी को दिखाना भी होता है, पुलिस को कि भैया तुम्हारी नौकरी गई, तुम सस्पेंड होने वाले हो, किसी को भी पकड़ लो पहले तुम। तो फिर वो क्या करते हैं, किसी को नहीं, हल्का सा भी जिसपे शक महसूस होता है ना कि बस। इसको कहीं डाला जा सकता है, उसको पकड़ लेते हैं। जब उन्होंने उस कंडक्टर को पकड़ा था
ये बाइट मेरी टीवी के ऊपर, जी न्यूज़ के ऊपर कंटिन्यू चलती रही। मैंने कहा जब तक इस कंडक्टर के साथ पुलिस जो नाइफ की स्टोरी लेके आई कि नाइफ इसके पास से मिला, ये नाइफ अगर इसके पास से मिला तो इसने कहीं से खरीदा भी होगा, जहाँ से खरीदा होगा उसने भी कहीं से खरीदा होगा, और जिसने खरीदा होगा वो इसको अपनी स्टेटमेंट में बताएगा इसको मैंने बेचा। जब तक ये स्टोरी कंफर्म नहीं होगी और डिजिटल प्रूफ नहीं होगी, तब तक ये आदमी क्रिमिनल नहीं माना जा सकता। और दूसरा फिर मैं कहीं मीडिया हाउस के साथ वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था, मीडिया हाउस मेरे को लेके गया था, इंटरनल अंदर लेके गया था। मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि किसी ये सीनियर बच्चे की भी की गलती हो सकती है, जो कहा जा रहा था कि और बाद में फिर सीनियर बच्चा। हम लोग तो सर उस जगह पे भी गए थे, उसी समय गई थी मैं वहाँ पे, जो कुछ तब तक तो कॉर्डन ऑफ भी नहीं हुआ, तो वो एरिया जहाँ वो वॉशरूम सब कुछ देखा था, समझ में आ रहा था कि किसी बच्चे ने ही किया है। नहीं, नेचुरली कहते हैं वहाँ तक हर एक आदमी की रीच नहीं हो सकती थी ना। फिर सीसीटीवी इस तरीके से लगाए गए थे कि सीसीटीवी उस जगह को एग्जैक्ट कवर नहीं कर रहा था कि उस बाथरूम के अंदर कौन जा रहा है। बहुत सारी ब्लैक स्पॉट्स इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमें ब्लैक स्पॉट्स देखने होते हैं, पुलिस को भी ब्लैक स्पॉट्स ढूंढने होते हैं। पुलिस अपना काम करना जानती है, इसमें कोई दो राय नहीं। आरुषि के केस के अंदर पुलिस ने पहले ही दिन अच्छा काम किया था, जो वो पहला स्टेटमेंट था वही ठीक था। उसके बाद इतना प्रेशर डेवलप हुआ बस कि उसके थ्योरीज बनाती चली गई, फिर थ्योरियां बनती चली गई, इधर उधर के लोगों को अरेस्ट करते चले गए, केस कहीं से कहीं डाइवर्ट हो गया और उनको हटा दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन में अर्चना जी 48 आवर्स इज अ वेरी क्रूशियल टाइम है ना। 48 आवर्स के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जो आपको वहाँ से एविडेंस कलेक्ट की जा रही हैं वो बहुत अपना काम करती हैं। लेकिन आफ्टर 48 आवर्स और 72 घंटे या 3-4 दिन के बाद या 1 महीने के बाद सीबीआई को जब वो केस जाता है तो सीबीआई कैसे काम करती है? सीबीआई उन स्टेटमेंट पे काम करती है जो लोगों ने दी है, और जो एविडेंस हैं जो जुटा लिए गए उसके पास अपने करने के लिए कुछ होता है, एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाते ना, क्योंकि एविडेंस तो डिस्टर्ब हो चुके होते हैं। ये मुझे अभी तक याद है, प्रद्युम्न के केस में जब मैं वहाँ पहुंचा था तो मैंने कहा था मीडिया हाउस को कि बॉस हम शायद ही गलत कर रहे हैं, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो पोछा खून लगा हुआ था ना दीवारों पे, तो मैंने कहा ये खून वगैरह लगा, हमारे जो ये पैरों के फुटप्रिंट्स वगैरह आ रहे हैं ये सब डिस्टर्ब कर रहे हैं। आरुषि के केस में यही हुआ, प्रद्युम्न के केस में भी, आरुषि के केस में वो साइट को कॉर्डन ऑफ किया ही नहीं किया। वहां जर्नलिस्ट जा के उठा के, मुझे याद है मैं तो उस वक्त इंडिया टीवी में ही थी, हम लोग मतलब जा के वहां पे दिखा के वो सारा एरिया तो इंडिया टीवी में आफ्ताब हुआ करते थे, मैं आपको पता नहीं कहाँ है, उनके साथ मैं इन्वेस्टिगेशन में गया था उस वक्त। तो जब हम ऊपर पहुंचे तो आफ्ताब ने वो बताया था, आफ्ताब ने ही वो कहते हैं क्लियर किया था कि ऊपर बॉडी पड़ी हुई है। हुआ क्या था कि देखिए जब पुलिस ऊपर सीढ़ी पे चढ़ रही है तो उसके फादर ने कहा तुम उसको यहाँ ढूंढ रहे हो, तुम बाहर क्यों नहीं ढूंढते हो? और पुलिस ने अपने काम को भूल के प्रेशर में आके वो कह रहे थे वो करने लगे, बाहर निकल गए, जबकि इमीडिएटली उनको वो ताला तोड़ना चाहिए था क्योंकि खून की बूंदें उसमें दिखी थी। बिल्कुल सही बात है। तो लाश तो पहले दिन ही मिल जाती जो 2 दिन बाद मिली, 3 दिन बाद मिली, तो इन्वेस्टिगेशन 2-3 दिन डिस्टर्ब हो गई। और जब जानबूझ के की गई, हाँ डिस्टर्ब हुई तो एविडेंसेस इधर उधर हो गए। अच्छा, एक सबसे मुझे लगता है अब तक का सबसे कंट्रोवर्शियल केस जिस पे मतलब दोस्तों की भी आपस में लड़ाई हो जाती है, मेरा तो पर्सनल अनुभव वो है, सुशांत सिंह राजपूत का केस। मतलब उसके फैंस ऐसे हैं सुशांत सिंह राजपूत की जो मानने को राजी ही नहीं होते कि इस केस का सच क्या है, वो सुनने को ही तैयार नहीं है। एज अ डिटेक्टिव जो चीज़ें आपने देखी, जो समझी, जो जानी, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए सुशांत के केस के अंदर बहुत कंट्रोवर्सी है। सुशांत का केस इसलिए कई बार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है और उसकी जो फैन फॉलोइंग थी वो बहुत अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यंगस्टर था, हर यंगस्टर अपने आप को उससे जोड़ के देखता था, कनेक्ट करता था कि वो इंसान कहाँ से कैसे पहुँचा, तो ऐसा लगता है जैसे उसका अपना भाई खो गया। इसलिए उनकी जो फॉलोइंग है वो आप उनके अगर थोड़ा सा भी उनकी सोच से परे बोलते हो तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। मैंने कई जगह इंटरव्यूज़ दिए और मैं देखिए मैं एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव मैं तो फैक्ट बोलूँगा, बिल्कुल सही बात, मेरी मजबूरी है कि मैं फैक्ट पे बात करूँगा। अब जैसे ही मैं फैक्ट पे बात करूंगा तो मेरे को जज करना शुरू कर दिया जाएगा, अरे ये तो कोई डिटेक्टिव है, इसे तो कुछ आता ही नहीं है। हाँ। लेकिन अगर मैं आज बोल दूं मर्डर है तो बस तो सब ये है बेस्ट डिटेक्टिव, क्योंकि मैंने उनके अकॉर्डिंग बात को करा है। लेकिन एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव मुझे फैक्ट बोलना चाहिए और फैक्ट में मुझे साफ पता लगता है कि ये एक तरीके से सुसाइड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों लगता है आपको सुसाइड है? देखिए सुसाइड इसलिए लगता है क्योंकि जो वहाँ पे सुबह के टाइम लोग थे, चाहे उसके नौकर हों, मेड हों और उसका एक दोस्त था मिथानी, वो सब हों, उन सबकी कोई कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए थी इसको मारने के लिए। मान लीजिए कोई बाहर से आएगा तो वो 5 लोगों का कॉमन आदमी होना चाहिए था। भाई मान लीजिए कोई 6 आदमी है, एक आदमी मार रहा है तो 5 उसके खिलाफ हो जाएंगे ना, 5 में से चौथा कोई मार रहा है तो 3 उसके खिलाफ हो जाएंगे।
तो ये सब के सब एक इंटेंशन रखेंगे सुशांत की हत्या करने की, तभी तो इन्वॉल्व होंगे। कोई बाहर से भी आएगा तभी तो इन्वॉल्व होगा। मैंने उस एरिया के अंदर तकरीबन कई महीने रहकर कोरोना के अंदर हर घर के बाहर जाके स्टिंग ऑपरेशंस किए, सीसीटीवी फुटेजेस देखी। आप देखिए हर बड़ी बड़ी कोठियाँ, 2-2 हज़ार गज की कोठियाँ बनी थी मतलब वहाँ पे। आपने पर्सनली हाँ, इन्वेस्टिगेट पर्सनल किया। इन्वेस्टिगेशन की थी। वहाँ पे हज़ार हज़ार गज की कोठियाँ बनी हैं। उस कोठी के बिल्कुल सामने ही कहते हैं आपका एक पार्क था। कोरोना की वजह से उस पार्क में कोई नहीं आ रहा था, उस रोड पे कोई नहीं आ रहा था। सुबह का टाइम था, सुबह के टाइम भी डेथ हुई थी। और जब सुबह के टाइम डेथ हुई थी तो सीसीटीवी में लोग दिखने चाहिए थे, कोई दिख नहीं रहा है। अब रूमर्स इस तरीके के हैं, रूमर्स तो ऐसे रूमर्स अगर आप समझें, मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको रूमर्स समझाता हूँ। रूमर्स ऐसे हैं कि मान लीजिए किसी हॉस्पिटल के आसपास, नामी हॉस्पिटल के आसपास 50 मीटर पे एक नुक्कड़ पे चाय की दुकान है। उस चाय की दुकान पे चाय पीने कार ड्राइवर जो होते हैं या छोटे वर्कर्स इस टाइप के लोग वहाँ बैठे हुए हैं। अब एक वर्कर एक कार ड्राइवर से क्या बोल रहा है, तुम्हें पता है यार ये जो हॉस्पिटल है ना इसमें कल एक डेथ हो गई। तो मुझे वहाँ सफाई करने वाला मेरा दोस्त है, वो बता रहा था कि डॉक्टर को ऑपरेशन करना नहीं आता है वहाँ पे। रात को उसने ऑपरेशन किया, बंदा मार दिया। अब ये कौन रूमर्स बात कर रहा है, ये कौन बातें कर रहा है? ये वो लोग बातें कर रहे हैं जिनको डॉक्टर लिखना नहीं आता है। वो डॉक्टर लिख नहीं सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की क्वालिफिकेशन पे तो सवाल उठा सकते हैं। उसके लिए उन्हें कोई नहीं रोकेगा। उसके लिए किसी क्वालिफिकेशन की भी कोई जरूरत जरूरत ही नहीं कि जुबान होनी चाहिए बस आपके पास, और आपके पास टाइम होना चाहिए। अब वो लोग क्या करते हैं, अच्छा सही बता कि हाँ यार डॉक्टर बंदे ने मेरे को बताया कि डॉक्टर ने ऑपरेशन करते हुए बंदे को मार दिया, डॉक्टर को काम करना नहीं आता। अब वो बंदा कहीं और बैठता है, कहता पता वो हॉस्पिटल में मेरा दोस्त बता रहा था कि उस डॉक्टर को काम करना नहीं आता। अभी 2+2 हो रहे हैं, 4+4 हो रहे हैं, 8+16 हो रहे हैं। इसलिए रूमर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और एक दिन पता चलता है वो हॉस्पिटल बेकार है। ये है रूमर्स। कोरोना का टाइम था, दुनिया घर में बैठी हुई थी, किसी पे कोई काम नहीं था। हर आदमी टीवी के ऊपर बैठ के सुशांत का पोस्टमार्टम कर रहा था, सुशांत के केस को अपने अकॉर्डिंग एनालाइज कर रहा था। अपन जो मीडिया बोलते, कुछ मीडिया हाउस उसी के नाम से चमक रहे थे। एक्चुअली यही हुआ, यही कुछ मीडिया हाउस के नाम से चमक रहे थे, सुबह शाम एक ही न्यूज़ चला रहे थे। कोरोना को साइड में, इससे टीआरपी मिल रही थी तो बिल्कुल। उन्होंने उसको उसी दिशा में ले गए। दो ही न्यूज़ थी, कोरोना और सुशांत सुशांत, बस, और कोई न्यूज़ न्यूज़ नहीं थी। थी। कोरोना देख लो या सुशांत देख लो, तो सुशांत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था। तकलीफ होती है कि नेपोटिज्म इसमें था, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिया की इन्वॉल्वमेंट एक भावनात्मक रूप में उसकी गर्लफ्रेंड होने के रूप में थी, उसको उसके साथ होना चाहिए था उन दिनों में। कोरोना का टाइम ऐसा था जब आपको दोस्तों के साथ होना चाहिए थे, दो साथ नहीं थे। ऐसी बहुत सारी वजह थी जिसकी वजह उसको फिल्में मिल रही थी, वो छिन रही थी फिल्में। उसके पास धीरे धीरे पैसा कम हो रहा था, डिप्रेशन में था, मेंटली दूसरा डिस्टर्ब हो गया। डिप्रेशन में जाएगा जब उसकी फैमिली में उसके कहते हैं जो अपने दोस्त यार हैं जो उसके साथ नहीं उठ बैठ रहे हैं। और कोरोना में तो काफ़ी लोग इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। सही तो ये बात सब चीज़ें थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सुसाइड था। अच्छा, जासूस जो होते हैं, जो प्राइवेट डिटेक्टिव्स होते हैं, उनके लिए चैलेंजेस कौन से होते हैं सबसे बड़े, जो आपने इतने समय में फील किया हो? सबसे ज़्यादा चैलेंजेस कौन से आते हैं आप लोगों के सामने? आप एक्सपोज ना हो, आपका एक्सपोज होने का खतरा बहुत बड़ी बात है। वो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप बिना एक्सपोज हुए अपना काम कर सकें। आप एक अच्छे ट्रैपर होने चाहिए, आपकी एनालिसिस एनालिटिकल कहते हैं स्किल्स बहुत शानदार होनी चाहिए, आपकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी इंटरनल ऑब्जर्वेशन को पता चल जाना चाहिए कि सामने वालों को कितना शक हो चुका है, कितना शक नहीं हुआ है। आपके मुंह पे एक्सप्रेशंस नहीं आने चाहिए कि आप, क्योंकि आपके माथे पे तो डिटेक्टिव नहीं लिखा हुआ ना, तो किसी को पता कैसे चलेगा कि आप कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? आपके एक्सप्रेशंस बताएंगे, आपकी लड़खड़ाती जुबान बताएगी कि आप कुछ गड़बड़ है, आपकी चाल ढाल बताएगी, आपको जिस जगह पे आप खड़े हैं वहाँ पे आप बेस्ट एक्सक्यूज़ ना दे पाएँ वो वजह बताएगी, जो रीजनेबल लगे सामने वाले Yes. से कन्विंस हो पाए। यस, ये आपको पहले सोचना होगा कि मुझे अगर वहाँ पे किसी भी वजह से एक्सपोज होता तो मैं कैसे एक्सक्यूजेस देकर वहाँ से निकलूँगा। अगर आप पे ये सब चीज़ें नहीं है तो आप बेस्ट डिटेक्टिव भी नहीं बन सकते और आपके सामने चैलेंज ही चैलेंज है। दूसरा, डिटेक्टिव की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हाइट कम नहीं होनी चाहिए। डिटेक्टिव बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं होना चाहिए, डिटेक्टिव बहुत ज़्यादा कम स्मार्ट नहीं होना चाहिए। मतलब डिटेक्टिव एक नॉर्मल आदमी की एवरेज तरह सा हो। होना चाहिए, Yes. कुल मिला के। बिल्कुल, सब में जो घुल मिल जाए, जिस पे अलग से ध्यान ही नहीं जाए, जो घुल मिल जाए। अगर वो घुल मिल नहीं रहा है, मान लीजिए कोई 6.5 फुट आउट डिटेक्टिव है, तो कहीं से भी दिख जाएगा। तो आदमी कह रहा है इसे तो कल भी देखा था, कोई बहुत ही गिट्ठा है,
तो उसे हंसी के पात्र से देखेगा, किसी कल देखा था किसी के सर पे बाल ही बिल्कुल नहीं है तो टोपी लगा के जाएगा, तो ये टोपी वाला तो कल भी देखा था। तो ये जो आपका जो लुक है ये बहुत काम करता है एक डिटेक्टिव में। अगर आप देखेंगे जेम्स बॉन्ड की मूवी, तो जेम्स बॉन्ड की मूवी में जो जेम्स बॉन्ड होता है वो आपको यूरोपियन भी लगेगा, एशियन भी लगेगा, एशिया में जाएगा तो एशियन भी लगेगा, उसकी हाइट एवरेज होगी, वो कहीं 6'3", 6'4" टॉल नहीं होगा, वो कहीं 5'2", 5'1" नहीं होगा, वो 5'8", 5'9", 10, दैट्स ऑल। तो बेस्ट डिटेक्टिव एवरेज। अगर बेस्ट डिटेक्टिव, हाँ आप बातचीत करने में बहुत स्मार्ट होने चाहिए। अगर आप बातचीत करने में स्मार्ट नहीं एक्स्ट्रा है, स्मार्टनेस चाहिए। बिल्कुल एक्स्ट्रा स्मार्ट चाहिए। वैसे भी प्राइवेट डिटेक्टिव का मतलब है कि आप हर तरीके से एक्स्ट्रा स्मार्ट होने चाहिए, हर तरीके से। अच्छा, क्या डिटेक्टिव भेष बदलते हैं? बिल्कुल बदलते हैं, बिल्कुल बदलते हैं। देखिए भेष बदलने का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी विग लगा लेंगे, वो पिक्चरों में चलता है। मेरे सामने कोई विग लगा के आ जाएगा, आजकल तो समझ में आ रहा है। विग वैसे भी लगाता है कोई तो पता चल जाता है इसने विग लगा रखा है। हाँ। कोई कॉन्टैक्ट लेंस भी लगाता है तो पता चल जाता है आंख में से कॉन्टैक्ट लेंस लगा रखे हैं। तो ये कहना कि मैं कॉन्टैक्ट लेंस लगा के आंखें बदल लूंगा, भैया गोरे आदमी ब्लू आइज लगाओगे दूर से पता चल जाएगा कि नकली है, आपके ऊपर ब्लू आइज जाएंगी ही नहीं, ठीक है ना। ग्रीन आइज लगाओगे, हेजल लगाओगे, पता चल जाएगा। विग लगाओगे, आपके शरीर से विग मिलेगा ही नहीं, मैच ही नहीं करेगा। हाँ। तो आप पता चल जाए। तो आप भेष बदलने का मतलब क्या है? भेष बदलने का मतलब है आप किसी गांव में गए हैं तो आपने कुर्ता पजामा पहन लिया, आप किसी अच्छी सोसाइटी में गए हैं तो आपने इस तरीके का लुक पहन लिया, आप हॉस्पिटल में गए हैं तो थोड़ा सा डॉक्टर टाइप की लुक पहन ली, आप एडवोकेट बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप गांव के कोई पॉलिटिशियन बन सकते हैं, कोई आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। ये भेष बन सकता है और ये रीजनेबल है, ये काम करेगा, 100% काम करेगा। और मैं बदलता हूँ। अच्छा, आपने कौन कौन से भेष बनाए? मैं ज़्यादातर प्राइवेट डिटेक्टिव, जब इन्वेस्टिगेशन में पर्सनली जब काम करना होता है मेरे को, तो मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाता हूँ, काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन बन जाता हूँ। अच्छा, तो फील्ड्स की नॉलेज भी तो नहीं चाहिए सामने वाले से बात करने में आपको? बिल्कुल ज़रूरत फील्ड है की ना? नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। अगर फील्ड की नॉलेज नहीं है तो आप सीरियसली कहते हैं कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन आपके सामने ऐसा पुटअप हो जाएगा, जैसे कई लोग बोलते हैं ना, अरे भाई 2 पैसे खर्च करोगे या 3 पैसे खर्च करोगे। अब 2 करोड़ 3 करोड़ की बात हो रही है यहाँ पे। तो आदमी पूछा ये दो पैसे 3 पैसे क्या, तो आप एक्सपोज हो गए। जैसे कोई प्रॉपर्टी देखने गए आप, तो बोले देख लो भाई 2 पैसे की प्रॉपर्टी है, ये 3 पैसे की प्रॉपर्टी है, तो करोड़ों की बात कर रहा है। आप परेशान हो जाओगे, 2 पैसे 3 पैसे क्या होते हैं, तो आप एक्सपोज हो गए 1 मिनट के अंदर। तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी अगर आपकी अपनी फील्ड की या दूसरे की फील्ड की, तो आप अच्छा काम कर सकते हो। मास्टर मत बनो, लेकिन नॉलेज तो फिर भी होनी चाहिए। क्या डिटेक्टिव्स को कभी लीगली कोई प्रॉब्लम आती है? पुलिस से कोई प्रॉब्लम आती है? डिटेक्टिव्स के लाइसेंस नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। ना, नहीं होते। तो आप लोगों के लिए काम करना कितना मुश्किल होता है या नहीं, ऐसी दिक्कतें नहीं आती हैं? मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ प्राइवेट डिटेक्टिव के लिए कोई मुश्किल नहीं है काम करना। अच्छा, क्योंकि प्राइवेट डिटेक्टिव के मुंह पे तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ ना कि वो प्राइवेट डिटेक्टिव है। सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए सिर्फ ये 2 प्लस लोग पॉइंट है। जानते हैं, एक वो डिटेक्टिव और एक उसका क्लाइंट। बस तीसरा कोई जानता ही नहीं है इस दुनिया के अंदर। एग्जैक्टली। अब मुझे कोई लोग बोलते हैं आप हैट क्यों पहनते हैं? भाई मेरे सर पे बाल पूरे हैं, ऐसा थोड़ी कि मैं हैट बालों को छुपाने के लिए पहनता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हैट पहनने की मजबूरी है कि मैं एक्सपोज ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होना चाहता। जब मैं हैट को हटा देता हूँ तो मेरी लुक थोड़ी सी अलग हो होगी। जाती है। तो मेरे इतने इंटरव्यूज़ कंटिन्यू चलते रहते हैं टीवी पे कि अगर मैं हैट हर इंटरव्यूज़ में हैट में ही देता हूँ तो मैं एक्सपोज होना नहीं चाहता। क्योंकि वैसे भी मुझे अभी तक याद है कि आमिर खान ने एक पिक्चर बनाई थी जिसमें उसने एक चैलेंज लिया था कि वो बॉम्बे से कन्याकुमारी तक ट्रेन से जाएगा और देखते हैं उसे कितने लोग पहचानते हैं। और कैन यू इमेजिन, उसे एक भी इंसान नहीं पहचान पाया था। हल्का सा उसने बस अपने वो साफा बांध लिया था, कुर्ता पजामा पहन लिया था। क्योंकि हीरो के सोचते दिमाग में ये आता ना कि बढ़िया से शूज़ होंगे, अलग से ड्रेस होगी, इसका अलग सा टशन होगा। उसने वो सारी चीज़ें छोड़ दी, चेंज हो गया वो। तो इन्वेस्टिगेशन में जब हम जाते हैं तो हम भी ऐसी ड्रेसेस कैरी करते हैं। अच्छा, क्या ऐसे भी केसेस आपके पास आए हैं जब प्राइवेट डिटेक्टिव जो होते हैं वो लोगों को ब्लैकमेल करते हों, या ऐसे डिटेक्टिव जो लोगों से पैसे ले लेते हैं लेकिन लोगों के काम नहीं करते हैं? क्या ऐसे लोग भी हैं इस फील्ड में, और ये आप लोगों के लिए भी एक चैलेंज होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि इस दुनिया में ऐसा एक प्रोफेशन मुझे बताइएगा, एक प्रोफेशन जिसके अंदर ब्लैक शिप नहीं होती हैं। एक प्रोफेशन। सही कह रहे हैं, एग्री। सीधा सा क्वेश्चन का आंसर है ये कि ऐसा कोई इस दुनिया में प्रोफेशन ही नहीं है। इवन डॉक्टर, इवन एडवोकेट, इवन जुडिशरी, इवन कहते हैं मीडिया, इवन प्राइवेट डिटेक्टिव, इवन पुलिस, कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसके अंदर ब्लैक शिप ना हो। तो ब्लैक शिप हमारे प्रोफेशन में भी होंगी।
ये क्लाइंट के ऊपर है कि क्लाइंट को समझना चाहिए कितनी पुरानी कंपनी है, उसका ऑफिस है या नहीं, उसने कभी केस किए नहीं किए, उसको रिकमेंड किसने किया है, वो किसके थ्रू जाके मिल रहा है। ये सारी चीज़ें क्लाइंट को देखनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। टिप्स बताइए कि कैसे कोई डिटेक्टिव को ढूंढे कि वो एजेंसी सही एजेंसी है, जेन्यून है, और वहां तक पहुंचे कैसे, क्या तीन चीजें चीज़ें चेक अगर करें, टिक ये टिक ये टिक ये टिक ये क्रॉस क्या चीजें उसे करनी सिर्फ चाहिए। 3 चीज़ें भी अगर वो देख ले, मान लीजिए कोई प्राइवेट डिटेक्टिव कंपनी ने अपना प्राइवेट डिटेक्टिव लिखा हुआ है, आप हर वक्त गूगल पे रहते हैं, हर आदमी के हाथ में कहते हैं मोबाइल है, आप उसकी कंपनी का नाम भी डालेंगे तो juba.com पे उसके बारे में सब कुछ आ जाएगा कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या नहीं है। एमसीए में जाके आप सिग्नेटरी डिटेल्स में जाके देख सकते हैं कि इसके डायरेक्टर्स कौन है। ये बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट कि आप किसी कंपनी के बारे में कैसे जान सकते हैं। कोई आदमी कहता है मेरी 25 साल पुरानी कंपनी है, 35 साल पुरानी कंपनी है। अरे भाई, आपके पास जुबान है, जितनी मन चाहे हिला लीजिए। सही आप बात है। 50 साल की बोल दीजिए, आपकी बोलने में उम्र थोड़ी 50 चीज़ है। साल नहीं है, आप बोल दीजिए मेरी 50 साल पुरानी कंपनी है। बोलने से क्या है? तो ये एक क्लाइंट की ड्यूटी है कि वो अपनी इतनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी ऐसे डिटेक्टिव के साथ शेयर करने वाला है जिस डिटेक्टिव को जानता नहीं है। अगर ऐसे डिटेक्टिव के पास कोई भी क्लाइंट जा रहा है तो उसको ये समझना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन की जो टिप्स हैं कि एक अच्छी कंपनी, तो वो mca.com पर जाकर उस कंपनी को के बैकग्राउंड को चेक करे, उसका ऑफिस अपना होना चाहिए, कम से कम 5 से 10 साल पुरानी तो कंपनी जरूर होनी चाहिए। ये नहीं कि 2 साल 3 साल पहले खुली हो। किसी कॉफ़ी हाउस में जाके आप किसी प्राइवेट डिटेक्टिव से मीटिंग करके उसको 10-20-50 हज़ार दे दें। होता क्या है कि हमारे यहाँ पे ना लाला स्टाइल की सोच होती है लोगों की कि भाई टेंडर निकालते हैं इन्वेस्टिगेशन का भी, कि एक ने बोला कि मैं 5 लाख लूँगा, एक ने बोला मैं 50,000 लूँगा। ये क्लाइंट नहीं सोच पा रहा कि वो 50,000 क्यों मांग रहा है और वो 5 लाख क्यों मांग रहा है। बस क्लाइंट ये सोचा ये तो बड़े कम मांग रहा है, इससे कर डालते हैं यार। आपने 50,000 में 25,000 उसको एडवांस दे दिए, उसने अपना काम नहीं किया और आपको बेवकूफ़ बनाना शुरू किया, तो आप उस 25,000 के लड़ने नहीं जाते हैं। वहाँ पे ऐसा जो डिटेक्टिव है या ऐसी जो कंपनी है वो अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस लाना शुरू कर देती है कि लोग तो बेवकूफ़ हैं, और फिर वो काम कम करती है, ठगना ज़्यादा शुरू करती है, क्योंकि नेचुरली आपने उसका कॉन्फिडेंस डेवलप कर दिया ना। आपने पैसे नहीं मांगे, आपने कोई इस पर केस नहीं किया, आपको इमीडिएटली क्राइम कहते हैं इसमें सेल में जाकर या साइबर सेल में जाके कंप्लेंट करनी चाहिए कि इसने मेरे को ये काम कहा था कि मैं कर दूंगा, व्हाट्सएप पे इसने मुझे भेजा था, मेरे को कोई प्रपोजल इसमें भेजा लोग था। केस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपने पैसा दिया है। आपने पैसा दिया है एक सर्विसेज के लिए, और सर्विसेज आपने डिफाइन की हैं व्हाट्सएप की चैट में या ईमेल के अंदर या किसी भी फॉर्मेट के अंदर या डॉक्यूमेंट के अंदर। जैसे अब हमारे कंपनी में कोई आता है और से कोई काम करवाना है तो हम एक डॉक्यूमेंट फिल करवाते हैं। कोई कहता है मैं डॉक्यूमेंट फिल नहीं करूँगा, मैं इस पर साइन नहीं करूँगा, मैं इट्स ओके, हम आपको एक व्हाट्सएप भेजें, बस आप नीचे कन्फर्म लिख दीजिए। तो उस पर हम पूरा टर्म्स ऑफ कंडीशंस लिखते हैं कि हम आपका केस कितने दिन में करेंगे, कितना चार्जेस लेंगे, कि ये चार्जेस आपने कैसे कैसे देनी है, इसमें हम आपको क्या डिलीवर करेंगे। 99.9% डिलीवर होगा, 70% भी अगर डिलीवर होता है तो वो कंप्लीट माना जाएगा। लेकिन अगर आपको 10%, 20%, 30% डिलीवर होता है तो जो आपने एडवांस अमाउंट दिया है वो एफर्ट चार्जेस है, क्योंकि कोशिश तो की गई है। प्राइवेट डिटेक्टिव इज नॉट अ मैजिशियन, कोई जादूगर नहीं है, एक सर्विस दी है हमने। इस दुनिया में कोई डॉक्टर ये लिख के देता कि मैं ऑपरेशन करूंगा तो चिंता मत करो सब Patient ठीक एकदम होगा। ठीक हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही वो बात है। आपसे साइन कराता है, कंसर्न साइन कराता है कि कुछ हो जाए मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कोई वकील लिख के देता कि आप केस जीत जाओगे। आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हो प्राइवेट डिटेक्टिव आपको ये लिख के दे दे कि कि आपका 100% केस 100% होगा। लेकिन मेरा मानना है 70% अगर डिलीवर हो रहा है इज़ अ गुड। हम 99.9% डिलीवर करते हैं, ये हमारा अपना है, क्योंकि नेचुरली एक्सपीरियंस हो गया है। हाँ, 35 फर्क ईयर्स पड़ता है इस बहुत चीज़ लंबा का। एक्सपीरियंस है। अच्छा सर, कितनी फीस होती है, मतलब एक केस की आपने अभी तक कितनी फीस सबसे ज्यादा सुनी है किसी केस में? अगेन ये क्वेश्चन बहुत टफ है, क्योंकि ये Depend सर्विसेज करेगा। हैं, ये सर्विसेज हैं, सर्विसेज है और सर्विसेज में फीस डिफाइन की जाती है नेचर ऑफ वर्क। वर्क में, राइट। नेचर ऑफ वर्क, रिस्क फैक्टर्स, कितना टाइम लगने वाला है, आप मुझे कितनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, मुझसे कितनी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो, ये सारी चीज़ें। उसके बाद एक्सपेंसेस कितने आने वाले हैं, कितने दिन लगने वाले हैं। कितनी लंबी चलती है का कोई इन्वेस्टिगेशन? 7 साल, साल साल तक 7 साल इन्वेस्टिगेशन चलती है, चलती बिल्कुल चलती है, बिल्कुल चलती है। अभी मेरे पे कहते हैं 3 दिन पहले एक केस आया है, वो इसलिए बताया जा सकता है क्योंकि वो मीडिया में रिपोर्ट होने वाला है, और किसी इंटरनेशनल मीडिया ने ही मुझे हायर किया। उसने 1 साल का टाइम दिया मुझे कि 1 साल में भी अगर आप इन्फॉर्मेशन निकाल दोगे तो मैं इसे बहुत अच्छा मानूंगा, आप 1 साल में निकाल दो। कहीं कोई वीडियोस वायरल हुई हैं, उसमें उन पर्टिकुलर लोगों को उसने ढूंढना है और उनका इंटरव्यू करना है,
तो मैंने कहा टफ केस है, क्योंकि बहुत पुराना, कई साल पुराना केस हो चुका है। इनमें उन लोगों को ढूंढना, क्योंकि उनके मुंह पे उस वक्त, ये कोरोना के टाइम की बात है, तो मुंह मास्क पे लगा है। मास्क लगे हुए हैं। जिन मीडियाओं ने इसका रिपोर्ट भी किया होगा, हो सकता है उन्होंने सिर्फ फुटेज ली हो, इनके एड्रेस मोबाइल नंबर ना लिए हों, तो उस 3 साल 4 साल पहले बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। कहने वाला नो प्रॉब्लम, चार्जेस भी कितना लीजिए, टाइम भी कितना, लेकिन मेरे को आंसर हाँ में चाहिए, मुझे ये आदमी चाहिए, सारे के सारे आदमी चाहिए। इंटरनेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल पे कहीं कोई वो स्टोरी करना चाहता है, अभी मेरे मोबाइल के अंदर इसका पूरा रिकॉर्ड है। आफ्टर तो आपको फीस दिखाऊंगा। लाखों में भी होती है, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख डिपेंड करता है। ईजिली इजीली। ईजिली 25 लाख 50 लाख कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। हमारे यहाँ पे केस 2 लाख से 3 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं। प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन हमारे देश के अंदर 10-10 20-20 हज़ार में लोग करते हैं। लोगों को इतना समझ में आता कि 20 हज़ार में आदमी क्या करेगा। आप 15 दिन अगर किसी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और अपने फील्ड वर्कर को अगर आप 40-50 हज़ार तनख्वाह दे रहे हैं, तो उसकी तनख्वाह भी नहीं निकल रही, उसके पेट्रोल भी निकल रहे, तो आप इन्वेस्टिगेशन सच में कर भी रहे हैं। करेंगे कैसे, ये भी देखना होता है ना कि ये लॉजिस्टिक क्लाइंट को है, समझना कई चाहिए। चीजें हैं कि किस तरह से वो फुलफिल ये होगा। क्लाइंट के ऊपर है, क्लाइंट की अपनी मेंटालिटी के ऊपर से ये सोचना चाहिए। वो सिर्फ पैसे को देख रहा है कि 20 लाख 1000 30 हज़ार, वो ये देख रहा है कि कंपनी काम कैसे करेगी। फिर आपको ऑफिस में बैठ के रिपोर्ट बना के दे देंगे। अगर आप मान लीजिए कहीं नॉन वेज लेने जाते हैं, कोई बोलता है कि मैं आपको एक प्लेट 10 रुपए की दूंगा, तो आपको सोचना पड़ जाएगा कि कैसे इसमें होगा? मटन ही है या कोई और कुछ तो चीज़ जानवर है। नहीं है। ये आपको सोचना होगा ना। आपको अरे यार बड़ा सस्ता दे रहा है यार, ऐसा थोड़ी होता है, सही बात है। हाँ, तो बिल्कुल आपको सही। सोचना तो आपको पड़ेगा। अच्छा, कोई केस आपके पास आता है तो लीगल, इलीगल, एथिकल, अनएथिकल, ये क्या आप लोग देखते हैं, डिसाइड करते हैं, कैसे समझते हैं? देखिए, वो हर केस अनएथिकल है जिसके अंदर डिजिटल गवर्नमेंट कहते हैं पेपर्स मांगे जाएं, अच्छा। चाहे बैंक डिटेल्स हों, ITRs हों, मोबाइल डिटेल्स हों, इस टाइप की कोई भी डिजिटल एविडेंस एविडेंस मांगी जाए, वो अनलॉजिकल है, इलीगल है और अनएथिकल है, और IT एक्ट के अंदर आता है। वो ऑफेंस आप है। लोग नहीं करते, प्रोवाइड नहीं कराते हैं, बेस्ट प्राइवेट डिटेक्टिव्स नहीं करते, कभी नहीं करते हैं। कभी नहीं करेंगे। रेपुटेड कंपनी कभी करेंगी ही नहीं, बात भी नहीं करेंगी। इसमें क्लाइंट को अवेयर होना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता कोई उनके लिए किसी तरीके की कंपनी करने को तैयार भी हो जाए, तो वो तो क्रिमिनल है ही कंपनी, वो भी उतने ही क्रिमिनल है, वो भी उस ऑफेंस में उतने ही भागीदार हैं। तो ये आप लोग को ध्यान देना होता होगा कि ऐसा ना हो कि वो केस हमारे ही, हम लॉ के अगेंस्ट चले जाएं। नेचुरल लॉ आपको पता होना चाहिए। लॉ एक बहुत ना पतली रेखा है, महीन लाइन है, इधर गए इलीगल, इधर गए लीगल। अगर आप किसी की वीडियो बनाते हुए पकड़े गए, इलीगल। आपने वीडियो बना ली और उसके बाद उसको बताया तेरी वीडियो बन चुकी है, नॉट लीगल, क्योंकि अब उसको डर लग रहा है कि मेरी तो वीडियो बन गई। मान लीजिए किसी के कमरे की इंटरनल कोई आपने रिकॉर्डिंग कर ली, पकड़े गए तो इलीगल, और रिकॉर्डिंग बनाकर बाहर आ गए तो फिर सब लीगल है, सब लीगल है। क्योंकि फिर आपके पास पावर है कि इसके बिहाफ पे मैं आपको कोर्ट में ले जाऊंगा। लेकिन आप पकड़े गए तब आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। पकड़े जाने का खतरा होता है, हमेशा होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन अगर आप काफ़ी एक्सपीरियंस डिटेक्टिव्स हैं, काफ़ी टाइम आपने अपने लाइन को दिया है, तो फिर आप रास्ता निकाल लेते हैं कि आपको कैसे बच के निकलना है। अच्छा, आपके पास जो केसेस आते हैं उसमें हस्बैंड वाइफ के केस या जिनकी शादी होने वाली उनकी केस, इनकी संख्या कितनी होती है? देखिए, आज की तारीख में और इन्वेस्टिगेशन, क्या, अच्छा मैंने कहीं पे सुन रही थी, मैं सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ बीच में, कि फीमेल्स के ऊपर ज़्यादा लोग करवाते हैं, मेल करवाते हैं टेस्टिंग, ऐसे जासूसी, और फीमेल्स का ऐसा परसेंटेज ज़्यादा निकल रहा है आजकल। ये मैंने कहीं सुना था, इसलिए मैं आपसे, क्योंकि आपका इतना लंबा क्वेश्चन अनुभव आपका है, बहुत तो अच्छा है और मैं clarify आपको करना इसका बहुत अच्छा आंसर बहुत अलग तरीके से देता हूँ। जी। हमारी सोसाइटी में अगर आप 30 साल पहले चल जाते हैं तो ना मोबाइल थे, ना लैपटॉप्स थे, ना पब थे, ना मॉल्स थे। ये सारी की जारी जो सोसाइटी है, ये 30-40 साल के अंदर चेंज हुई है, राइट। अगर हम चल जाए 498 के केसेस में, जब 498 के देश के केसेस ठीक होते है। थे, तो ज़्यादातर क्या होता था, लेडीज़ हैंग होती थी, लेडीज़ को मारा जाता था, लेडीज़ फांसी लगाती थी। अब आप देख रही होंगे सिनेरियो कि लड़के फांसी लगा रहे हैं, लड़के मर रहे हैं। ये जो 360 चेंज हुआ है, ये सोसाइटी कहाँ से 360 चेंज हो गई है। मैट्रिमोनियल के साथ डाइवोर्स केस होता क्या है कि पहले क्या था, लोगों के अंदर पेशेंस थे, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ, फैमिली में बैठे एक दूसरे को समझाया, लेडी के पास
कोई मौका नहीं है गलत लोगों के पास जाने का। जैसे कि आज के बाद मोबाइल में आपके पास 50 दोस्त हैं, आपने एक दोस्त को बोला यार मेरे हस्बैंड बहुत रूड हैं, आजकल वो टाइम देते हैं मार दें, उसके लिए तो लॉटरी लग गई जैसे। वो तो आपको समझाने अरे तुम चिंता मत करो, मुझे दो ना टाइम, मैं तुम्हारे लिए हूँ। मतलब अब लेडी को लग रहा है यार ये कंधा बहुत अच्छा है। और वो चाहे खुद कितना घटिया हो अपने घर में। एग्जैक्टली कितना घटिया होगा घटिया, क्योंकि अगर वो ऐसा करे तो घटिया ही होगा। तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं आपके हस्बैंड को समझाता हूँ, या उस लेडी को समझाएगा नहीं नहीं कोशिश करो यार घर में पैचअप करने की, नहीं। वो कहेगा तुम मुझे मिलो। ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये लेडी को अब ज़्यादा मिलने लगे हैं। सबको ही मिलने लगे अब। नहीं, लेडीज़ को हम इसलिए कहते हैं कि पहले कहते हैं जो लेडीज़ बाहर कम निकलती थी, जेंट्स तो बाहर निकलते थे हमेशा, दुनिया में घूमते थे, बाहर काम करते थे। अब लेडीज़ भी बाहर कर रही हैं, तो अब लेडीज़ के पास पावर आ गई है कि गलत नहीं सहेंगी वो। मतलब उनके साथ कोई गलत भी होता है तो कहती है अब नहीं सहेंगे। कभी सह लिया, जब सह लिया, एक सोसाइटी थी, एक ज़माना तो जा चुका। अब लोगों को समझना होगा कि सच में अब आप बराबर ही हो। पहले शायद आप बराबर नहीं थे, पहले आप शायद बराबर नहीं थे, अब बराबर ही हो। तो मैट्रिमोनियल केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, प्री मैट्रिमोनियल केसेस आते भी हैं, और ये आपका मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तक चला गया है। लोअर मिडिल क्लास तक अब आने लगा है। बिल्कुल। आप ये देखिए ना कि 25,000 जिसकी तनख्वाह है वो आदमी भी अपने घर में एक नौकर रखना चाहता है। क्या ये ट्रेंड हमारी दुनिया में था? सही बात कह रहे हैं। आज से 40-50 साल पहले घरों में लोगों के नौकर मिलते थे? बिल्कुल नहीं मिलते थे। गाड़ियाँ मिलती थी? नहीं मिलती थी। आज तो गाड़ी भी मिलेगी, गाड़ी पे साफ़ करने वाला भी अलग होगा, और घर में भी साफ़ करने वाला कोई अलग आएगा। वो घर में जो साफ़ करने वाली माई आती है, क्या वजह है उसकी? उसकी ये वजह है कि मुझे मोबाइल पे टाइम निकालना है, मेरे पे टाइम नहीं ना सफाई करने का अपने घर के अंदर। जबकि आपको हैरानी होगी, जो विकसित देश हैं, जो विकासशील देश नहीं, विकसित देश, अमेरिका, लंदन, कहीं आ जाए, सब लोग वहाँ पे नौकर नहीं होते घरों के अंदर, अपने आप काम करते हैं। आप अपने काम खुद करते हैं। जब मैं शुरुआत में 5 स्टार होटल में गया बाहर, तो मेरे पास लगेज था, तो मैंने उसको बोला, कहते हैं रिसेप्शन को, कि प्लीज़ ये मेरा रूम तक पहुँचा दीजिए। कहते दिस इज़ योर लगेज। मैं टू टेक इट। आप उठाइए इसको। मैं सोच में पड़ गया, और यहाँ पे 4 नौकर आएंगे आपके सामान उठाने के लिए। तो ये जो हम सोचते उनकी तरह हैं, करते कुछ अलग की तरह हैं, मतलब बहुत अलग सी सोसाइटी है। अच्छा सर, आप कोई ऐसा केस जो बताना चाहें, शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ? एक बहुत अच्छा केस है कि उसमें सीखने को बहुत मिलता है डिटेक्टिव्स को। इन्वेस्टिगेशन के अंदर अगर आप सब्जेक्ट का पैटर्न पकड़ लेते हैं, सब्जेक्ट को समझ लेते हैं, थोड़े दिनों की इन्वेस्टिगेशन में, तो आप रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। कैसे? अगर आप समझने की कोशिश करें कि एक आदमी एक जगह रहता है और एक जगह काम करता है, दोनों लोकेशन में 10-15 किलोमीटर का अगर अंतर है, तो जो उसका अपने घर जाने का रास्ता होगा, या अपने ऑफिस से घर जाने का, या घर से ऑफिस जाने का, वो एक पैटर्न होगा। हर रोज पैटर्न चेंज नहीं करेगा कि मेरे को आज ऑफिस इस रूट से जाना, आज मेरे को इस रूट से जाना, नहीं, एक पैटर्न होगा, राइट। शाम को अगर वो चिल करना चाहता है तो उसका एक पैटर्न होगा कि मेरे को इन रेस्टोरेंट में जाना है। रोज़ रेस्टोरेंट चेंज नहीं करेगा, रोज़ दोस्त चेंज नहीं करेगा। ये जो पैटर्न है, जो बेस्ट प्राइवेट डिटेक्टिव्स होते हैं, वो इस पैटर्न को अच्छी तरह समझने की पहले कोशिश करते हैं, जिसमें 10-15 दिन लगते हैं। इसलिए बेस्ट प्राइवेट डिटेक्टिव या अच्छी कंपनियां थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाती हैं, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा काम करना होता है रिजल्ट देने के लिए। कुछ कंपनियां तो 10 दिन में रिजल्ट भी देती हैं, कह के हम 10 दिन में रिजल्ट दे देंगे, जबकि अच्छी कंपनियां तो पैटर्न समझने की कोशिश करती हैं। अब पैटर्न से होता क्या फ़ायदा? एक मेरे पास मेल आते हैं और कहते हैं कि देशवा जी, मेरी शादी को तकरीबन 11 महीने हो गए हैं, मेरी वाइफ से अच्छी बात बन नहीं पा रही है, हमारा कहीं ट्यूनिंग नहीं हो पा रही है, और मैं डाइवोर्स लेना चाहता हूँ, लेकिन एडवोकेट ने कहा कि डाइवोर्स तो 1 साल के बाद ही मिलेगा। तो अभी हमारे पास 1-2 महीने हैं डाइवोर्स की तरफ फाइल करने के लिए। इसी दौरान मैंने अपनी वाइफ के कार के अंदर GPS लगा दिया है। मैंने कहा वेरी गुड, आप तो डिटेक्टिव बन गए, आपने तो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। क्या देशवा जी, जो मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उसको ट्रैक करना शुरू किया, तो मैं हैरान हूँ कि मेरी वाइफ 1-2 मॉल में ही जाती है बस, और अपना वहाँ पे 3-4-5 घंटे करने के बाद वापस आ जाती है घूमने फिरने के बाद। तो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आप प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा आप इन्वेस्टिगेट करके कोई ऐसे एविडेंसेस निकालिए जिससे कि मैं डाइवोर्स की तरफ प्रोसीड करूँ।
तो मैं कहा आपने जीपीएस लगा के तो काफ़ी चीज़ें निकाल ही ली, मेरे को एक बार वो ट्रैक दिखाइए। तो उसने पूरा ट्रैक बना रखा था कि कब कब कहाँ कहाँ गई, कब कब कहाँ गई। उसने पूरा मुझे एक चार्ट दे दिया, ट्री दे दिया। मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम को पीछे लगाया उस लेडी के। इन्वेस्टिगेशन टीम ने यही कहा कि सर ये तो कोई ऐसी खास मूवमेंट नहीं है, अपना कभी इस मॉल में चले गई, कभी उस मॉल में चले गई। मैंने कहा यार हर दूसरे तीसरे दिन मॉल, कौन जाता है? यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। यहाँ सिक्स सेंस ने मेरे को बोला नहीं ये थोड़ा कुछ गड़बड़ ये है। नॉर्मल पैटर्न ये नहीं नॉर्मल है पैटर्न नजर नहीं आ रहा कि आदमी हर दूसरे तीसरे दिन मॉल मॉल जाएगा। जाएगा। फिर इस पैटर्न में एक चीज़ और चेंज थी। हाँ। मैंने उनके हस्बैंड से पूछा कि जब ये शॉपिंग करके घर पे आती हैं तो शॉपिंग में लाती क्या है वो बताओ। कहते तो आज तक कुछ नहीं लेके आई शॉपिंग में। मैंने कहा ये फिर अपने आप में एक हैरानगी वाली बात है कि यार कभी तो आप शॉपिंग करोगे। फिर मैंने अपनी टीम से पूछा कि जब ये मॉल के अंदर जाती हैं तो तुमने ऐसे घूमते फिरते देखा होगा ना, कैसे आज तक कभी दिखी नहीं है अंदर। कार पार्क में चली गई, पार्किंग हो गई, उसके बाद कभी दिखी नहीं। तो मैं कहा तो मुझे बताना चाहिए था। कहते हमने सोचा वो मॉल में कहीं घूम रही होंगी, हम एक्सपोज ना हो जाएं, इसकी वजह से हम थोड़ा सा उससे दूर रहते थे कि बाहर आएंगी तो फिर देख लेंगे। मैं नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा फिशी है जो हमें नज़र नहीं आ रहा है। और पैटर्न इनका ये कह रहा है कि ये एबनॉर्मल पैटर्न है कि हर बार आप आएँ और कुछ आप शॉपिंग भी ना करें। तो इसलिए इन पे क्लोज इन्वेस्टिगेशन रखी जाए। और इस बार क्या किया जाए, हर बार कार बदली जाए और हर बार लेडी इन्वेस्टिगेटर बदली जाए। क्यों? क्योंकि एक्सपोज, मैंने आपको शुरुआत में कहा कि एक्सपोज होना सबसे गलत है, खतरनाक है हमारी इन्वेस्टिगेशन में, फिर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। मैंने कहा जैसी कार एंटर करती है मॉल के अंदर तो पहले क्या होता था कि हम कार को बाहर रुकवा लिया करते थे। डिटेक्टिव देख रहा था अंदर गई है कार, बाहर रोक दो ना, बाहर आएंगे फिर पीछे कर लेंगे, दो चार लड़के अंदर जाके देख लेंगे क्या कर रही हैं। इस वक्त कार नेक टू नेक कार का एक साथ कार अंदर चली गई। जब कार के साथ थोड़ी सी दूर कार हमारी खड़ी हो गई पार्किंग के अंदर, हम देखते हैं कि लेडी ने जो अपना ऊपर वाले कहते हैं कपड़े पहने थे वो बदल लिए। जो डार्क थे तो लाइट उसने कोई कपड़ा निकाला वो पहन लिया और बाहर निकली। तो लेडी इन्वेस्टिगेटर इमीडिएटली निकली और लिफ्ट में उसके साथ साथ ग्राउंड फ्लोर पे वो गई। मेन गेट से ना निकल के दूसरे गेट से बाहर निकल गई और रोड पे पहुंच गई। रोड पे पहुंच कर उन्होंने ऊबर ली। जब उन्होंने ऊबर ली और मुझे मेरे इन्वेस्टिगेटर ने बताया सर ये तो ऊबर ले रही हैं, मैं ऊबर क्यों लेके जब उस पर कार है, कहने से उसने कपड़े बदल लिए हैं। मैं कहा बस यही था जो हम पकड़ नहीं रहे थे ढंग से। और यही मुझे मेरे क्लाइंट को कभी मिलता नहीं, क्योंकि क्लाइंट तो फिजिकल इन्वेस्टिगेशन तो कर ही रहा था। हाँ हाँ, उसने कार में लगा था जीपीएस। वो तो जीपीएस से काम कर रहा था, जीपीएस उसका बेचारा कुछ अलग ही बता रहा था। मैं कहा इसका सर्विलेंस करो। कंटिन्यू हमने उसको 7-10 दिन उसकी अलग अलग डे पे मूवमेंट को चेक किया। बस अब तो सब खुलासा होना ही था। अब वो अपने जो कॉलेज का बॉयफ्रेंड था जो कि गरीब था, उससे शादी नहीं हुई, वो कोई तैयारी कर रहा था एग्ज़ाम्स की, वहाँ जाती थी 3-4 घंटे एंजॉय करती थी और उसके बाद पकड़ के वापस आ जाती थी अपना ऊबर और फिर अपनी गाड़ी उठा के घर आ जाती थी। नेचुरली इसमें कोई परचेजिंग नहीं, कोई शॉपिंग नहीं और कपड़े भी वापस आके वो पहन लेती थी। हमने कंटिन्यूटी में रखा। अब हमने कहा कि अब इसका पीछा करना करो बंद। अब इन दोनों बंदों, एक बंदा नहीं था 2 बंदे थे, दोनों पर नज़र रखनी शुरू करो। अब दोनों के पास हमने टीम लगा दी। वो 2 लोगों के 2 लोग थे, अलग अलग जा रही थी, अलग अलग 2 लोगों दो लोगों को डेट कर रही थी। वो 2 लोगों को डेट कर रही थी। यस, हाँ। और अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी वो नहीं पता नहीं। और चालाकी इतनी कि गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी, कपड़े चेंज किए, ऊबर लेके गए। असल में हर इंसान के अंदर ना अच्छा इंसान, बुरा इंसान, गंदा इंसान सब छुपे हुए हैं। कब कौन किस सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग को बाहर निकालेगा, हु नोस। फिर क्या मिला इसमें? हमने उससे दोस्ती करी। जब दोस्ती हो गई वहाँ कमरा ले लिया, क्योंकि क्लाइंट ज़्यादातर हमारे वो उनके फ्रेंड से दोस्ती करी है उस लेडी से? उस फ्रेंड से क्योंकि लेडी तो सतर्क है ना, फ्रेंड यहाँ सतर्क नहीं है बिल्कुल भी। फ्रेंड को तो पता है कि वो पकड़ आती है, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। अच्छा, वो दोनों अलग अलग लोकेशन में थे? वो अलग अलग लोकेशन थे। हमने दोनों से दोस्ती करी। वहाँ पे पूरी वही टीम रखी जो स्टडी कर सकती थी, बुक्स ले गए, सब पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी। हमने भी तैयारियाँ शुरू कर दी। फिर हमने एक बुक के अंदर हिडन कैमरा लगा दिया। उनकी घर के अंदर बुक लगा दी गई, सारी रिकॉर्ड्स मिल गए, सब एविडेंसेस मिल गए। इसमें हमें 3-4 महीने लगे। क्लाइंट को हमने कहा आप आराम से जाके कोर्ट में डाइवोर्स फाइल करिए, म्यूचुअल कंसेंट पे लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियोस है हमारे पास, ये वीडियोस इनको कोर्ट में दिखा के
बेइज्जत करने से Embarrass फ़ायदा करने है, से फ़ायदा। क्योंकि फिर जब बेइज्जत करोगे तो नेचुरली वो इतनी जल्दी मानेंगे नहीं, फिर आप इसको कहते हैं CFSL में दोगे इस डिटेल्स को, फिर वहाँ से चेक होके आएंगी, महीनों साल लग जाएंगे, हरासमेंट होंगी, पता नहीं कौन से केस बनाएंगी। इससे बेहतर ये है कि इनको एविडेंस दे के अक्रॉस द टेबल कन्विंस करो कि तुम अपने घर, हम अपने घर, म्यूचुअल कंसेंट पर डाइवोर्स लेते हैं, क्या टेंशन है। अच्छा, लेकिन ये भी कि एक साथ हस्बैंड होने में दो 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 फ्रेंड्स। एग्जैक्ट, वो असल में क्या है ना, करेक्टर है ये करेक्टर है, ये एक ऐसा करेक्टर है जो ज़्यादा देखने को मिलता है। ये लड़कियों में भी होता है, लड़कों में भी होता अच्छा, है। ये लड़के भी 10-10 लड़कियों से डेट करते हैं। इस केस में फिर वो बात साबित हुई जो आप कहते हैं ना कि शादी के पहले अगर करवा लेते यही काम हाँ, तो ये बात का कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। एग्जैक्टली, अगर ये प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन हो गई तो इसका करेक्टर पता चल जाता। और ये दो लोग तो तब भी दिखते, हाँ, ये दो लोग तो तब भी दिखते। लेकिन होता क्या है ना कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो प्री मैट्रिमोनियल में इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि उनको लगता है सब तो बढ़िया बढ़िया होने वाला है। आप देखिए ना, जब शादी हो रही होती है तो हर चीज़ तो बढ़िया ही हो रही होती है, बहुत सुंदर लगती कितने है। अच्छे लोग होते हैं, सास ससुर कितने प्यारे लगते हैं, कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं, हर बात को मानते हैं। शादी होने के बाद 360 जब चेंज होते हैं तो आप अपने कानों पे उंगली रख लेते हैं जब उनकी गालियां सुनते हैं। मैं ना एक चीज कहती हूँ ना, जब कोई लड़की पहली बार ससुराल जाती है बहुत तारीफ करती है अपने ससुराल की ना, सास भी अच्छी, ससुर भी अच्छे, पति भी अच्छा, देवर भी अच्छा। उसके बाद बताती है 6 महीने के बाद, कहती है रुक जा, 6-8 महीने रुक जाओ, फिर अभी यही कुछ और बोलना शुरू आपके यही करेंगी। वर्ड मैं बोलता हूँ। जब शादी हो जाती है तो मैं कहता हूँ 6 महीने अगर अच्छे गुजर गए और 6 महीने आपको कोई रेड फ्लैग नहीं मिला, आप लकीएस्ट हो। 6 महीने में आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखेगा जो लगेगा कि ये शायद ठीक नहीं है, उस पर थोड़ा ध्यान रखना। अदरवाइज 6 महीने के बाद अगर सब ठीक है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर प्रॉब्लम आएगी आपके अपने नेचर की वजह से, जो आपकी अपनी नेचर है, जो आप अपना बेस्ट देना चाहती हो। भाई होता क्या, शादी में हर आदमी अपना बेस्ट दे रहा होता है ना। हाँ, पहले 2 महीने 3 महीने उसका एक फेस ही अलग होता है, बेस्ट फेस होता है। धीरे धीरे वो अपने असली फेस पे आता है। जब वो 6 महीने के बाद वो वाला फेस दिखाता है जो एडजस्ट किया जा सकता है शादी में या नहीं, वो बाद में पता चलता है। तो 6 महीने सब ठीक है, बेहतर है। उसके बाद जो खराब होगा उसमें आपका अपना रोल होगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो कुल मिला के ये कि अगर आपको रेड फ्लैग्स दिखते हैं ना तो आपको अटेंटिव रहना चाहिए, दिमाग खुला रखना चाहिए, लेकिन मन में बहुत ज़्यादा शक अगर आप करके ज़िंदगी जिएंगे ना तो ज़िंदगी बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है। कुछ लोगों की ये आदत भी होती है तो उससे भी बचना चाहिए, लेकिन एक पतली सी रेखा होती है जिसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सर बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, मैं तो बहुत सारी बात कर सकती हूँ लेकिन बहुत लंबा नहीं, अगर आप कहते सीरियसली मैं बताऊँ, अगर हम लोग केसों पे बात करें हाँ। तो हो सकता है कि हफ्ते गुजर जाएं, याद आते जाएंगे एक से एक केस। मेरे पे अभी दसियों केस याद आ रहे हैं। हाँ। और क्योंकि जब हम पिटारा खोलना शुरू करते हैं वैसे याद नहीं आता कोई केस, लेकिन जब हम पिटारा खोलना शुरू करते हैं तो कहते हैं ना वो सांप सपेरा दिखाता है तो सांप ही निकलते रहते हैं। और 35 साल में तो कितने सांप इकट्ठे हुए होंगे। तो जब हम कहते हैं कि 35 साल में सीरियसली हजारों वही cases। तो मैं कह रही हूँ, कितने हजारों। केसेस हैं आपके पास। मैं कल अपने बच्चों से पूछा था कि बच्चों को केस याद आ रहा है, कह रहे पापा आपने किए हैं। मैं कहा बेटा मैं पिटारा खोलूंगा तो फिर मैं नहीं चुप हो पाऊंगा, इतने केसेस हैं। नहीं सर, हम फिर आपको बुलाएंगे, हम फिर आपसे बात नहीं, करेंगे और सिर्फ केसेस पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप लोगों से गुजारिश है, आपको अगर हमारा पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों को जानना ज़रूरी है उनकी अपनी ज़िंदगी के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।